how much you have spent on her treatment? Like, Monetary terms में पूछ रही हैं आप? monetary terms. For only for cancer, it was roughly 70 to 75 lakhs. Doctors ने कहा हालत ख़राब है, हो सकता है ये survive ना कर सके. तो that was basically the turning point मेरी life का. और उस वक्त फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो है जैसी है मेरी है. और I'm sorry. और फिर मैंने ये दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह मियाँ मुझे दे दे, बस मैं इसका ख्याल रख लूँगी, जो भी मेहनत हो सकेगी वो मैं कर लूँगी, लेकिन ज़िंदा दे दे. ईद थी छोटी, मुझे याद है, और मैं उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो वक्त के साथ ना वो कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता जा रहा था. तो उसने मुझे देख के कहा कि नहीं लाला, ये फेयर नहीं है, मुझे इसमें मतलब ब्लड, हाँ पेल लग रही है, मुझे ब्लड डेफिशिएंसी लग रही है, आप इसका एक टेस्ट रन करवा लें. और उस टेस्ट में 20% ब्लास्ट सेल्स थे सिला के इम्प्रेशन के अंदर, विच सेज कि ब्लड कैंसर है. सिला के पूरे मुंह में रेड ब्लिस्टर्स हो गए, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, खून जमा हो गया. एकदम डॉक्टर ने कहा इसको प्लेटलेट्स भी लगेंगे और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होगा फौरी तौर पर. और फिर फाइनली वी गॉट टू नो दैट सिला हैज़ AML, acute myeloid leukemia, which is the harshest form of cancer, और जिसमें सर्वाइवल रेट probably 1% है. ये चूँकि माँओं का प्लेटफॉर्म है, माँओं के लिए है, तो हमारी कोशिश थी कि हम उन सारी माँओं से भी बात करें जिनके बच्चे हमसे मुख्तलिफ हैं. चूँकि वो मुख्तलिफ हैं तो उनकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है. हम अमूमन लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बच्चे सब एक ही तरह से पलते हैं, कोई निराला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता, ये तुम्हारे कहने की बातें हैं. लेकिन हमने कहा कि क्यों ना आपसे बिहाइंड द सीन्स भी डिस्कस किए जाएँ, उन सारी माँओं की मुश्किलात, स्ट्रगल भी डिस्कस की जाए, जिनका बच्चा अगर ज़रा सा मुख्तलिफ है तो उसकी परवरिश में, उसकी तरबियत में, उसको हमारे माशरे में मिलने वाले मौक़े में क्या-क्या मुख्तलिफ होता है, क्या-क्या कमी होती है, क्या-क्या बेहतरी लाई जा सकती है. इसी सिलसिले में जब हमने बात करना शुरू की तो हमने काफ़ी माँओं से बात की ऑटिज़म के हवाले से. आज हमारे पास मौजूद हैं तलखीस आदिल, जो हमसे बात करेंगी अपनी बेटी सिला के हवाले से. सिला के बारे में तलखीस खुद बताएंगी कि सिला का क्या डायग्नोसिस था और अभी सिला की जो है वो हेल्थ कंडीशन क्या है. मैंने सिला के बारे में इसलिए नहीं बताया इंट्रोडक्शन के अंदर भी कि मुझे ये लगता है कि जितना बेहतर तरीके से आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं वो शायद मैं नहीं कर सकती. तो व्हाट वाज द डिफरेंस? I have mashallah 2 daughters. हाँ, माशाल्लाह से. The first one was neurotypical, और neurotypical में भी होता है ना कि कुछ बच्चे बड़ी तेजी से सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, बाकी बच्चों से पहले बोलना शुरू कर दिया, 9-10 महीने में चलना शुरू कर दिया. She was one of that sort. तो मैं तो मतलब लाइफ वाज परफेक्ट. मियाँ ज़बरदस्त, ससुराल वाले बहुत अच्छे, बच्ची भी इतनी शार्प, बात करी, पूरी प्लानिंग मैंने लाइफ की हुई थी. एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट विद द सेकंड वन, एंड आई डिलीवर्ड अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम. सिला का जो डायग्नोसिस है डाउन सिंड्रोम है, और राइट इन द लेबर रूम आई गॉट टू नो दैट शी हैज़ डाउन सिंड्रोम. और उस वक्त ऑनेस्टली मैं अक्सर ही कहती हूँ, मुझे डाउन सिंड्रोम का डी भी नहीं पता भी नहीं था क्या होता है. मतलब उस वक्त स्पेशल नीड्स के बारे में भी हार्डली पता होता है, मगर मुझे शायद इसलिए पता था क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ एजुकेशन यही था. तो मुझे आइडिया था कि इस तरह के डायग्नोसिस होते हैं, मगर मेरे अपने बच्चे को होगा ये तो मैंने कभी मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था. तो मुझे लेबर रूम में ही पता चला, और मगर मैंने उसको देखा तो आई डिड नॉट फाइंड हर एनी डिफरेंट. मैंने कहा तो मेरी तरह से ही दिखती है, छोटी छोटी सी आंखें हैं, वही मेरा वाला लुक है. मगर कुछ ऑफ था ये, एज ए मदर मुझे पता था कि वो सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बड़ी बेटी की दफ़ा था. कुछ विस्पर्स थी डॉक्टर्स की, कुछ नर्सेस थोड़ी घबराई हुई थी. खैर सुनती रही मैं, फिर पता चला एक डॉक्टर आएंगी, वो जूनियर पीडियाट्रिशियन है, वो आकर कुछ असेस करेंगी. फिर एक कुछ खास सरगोशियाँ चल रही हैं. फिर मैंने कहा मुझे बता दें कि क्या हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ मसला है. तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है. नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप मुझे बताएं. हालांकि हमें तो स्ट्रेंथ उस वक्त पता ही नहीं होती कि क्या चीज़ होती है. मुझे बता दें क्या है, मैक्सिमम क्या होगा, कोई छोटी मोटी इंजरी, कुछ ऐसा, कुछ कोई माइनर सा डिफेक्ट ही जो क्योरेबल होगा. उन्होंने कहा कि योर चाइल्ड मे हैव डाउन सिंड्रोम. तो मैंने कहा ये क्या होता है, ये क्या होता है. तो उन्होंने कहा कि पता चल जाएगा, मतलब कोई मसले की बात नहीं है. फिर वो अपने उस पर लग गए, नहीं देखें तो बिल्कुल सही है, ये इतनी टाइनी भी नहीं है, सही लग रही है, हेल्दी बेबी है, इस तरह की बात है. मैं रूम में शिफ्ट किया, हस्बैंड थे, मदर इन लॉ, बड़ी बेटी थी,
लकीली दे ऑल वर देयर, और सब ने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली नॉर्मल है, क्या हो गया तुम्हें, बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ी स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी। एंड मैं वो डिनाइल फेस के अंदर चली गई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग विजिटर्स आ रहे थे, सब देख रहे थे, लेकिन सबके चेहरों से, फीलिंग से, एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि मतलब बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या था वो मुझे अंदर कहीं पता था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी मैं भी। एक डॉक्टर, इनफैक्ट एक नर्स मेरे पास जो है वो भागती भी आई कि आपकी बच्ची जो है ना वो ब्लू हो रही है, साइनूज कर रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा, शी इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उठाकर फ़ौरन उसको ले गई और मेरी आंखों के सामने एनालिटिक है, ये क्या हुआ है। और थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं कि उसको NICU शिफ्ट कर दिया है। और क्यों कर दिया है, बिकॉज़ वो ब्रीद नहीं कर पा रही, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है। फिर वहीं रखा उसको, नेक्स्ट 2 डेज़ में पूछती रही क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट डे फिर सीनियर पीडियाट्रिशियन आई और फिर उन्होंने मुझे बैठकर ये बताया कि इट्स कंफर्म दैट योर चाइल्ड हैज़ डाउन सिंड्रोम। कंफर्म बेसिकली कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट से होता है, मगर हम आपको उसके, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में फीचर्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके बच्चे को, इसमें पामर क्रीज होती है, छोटी सी स्लैंटेड आईज हैं, आमंड आपकी नोन होती है, नोज होती है, इसके अलावा आपके थोड़े से लिफ्टेड ईयर्स होते हैं, पैर छोटे होंगे। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आपके बच्चे, तो कहने की मुझे फीचर्स से तो पता चल रहा है और आपको जो है वो, लेकिन रिपोर्ट से फर्दर कंफर्म हो जाएगा, बट आई एम 90% श्योर कि इसको यही है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, वो तो है, मतलब उसके साथ इसको अभी क्या हो रहा है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रही है, वो हमें नहीं पता, वो हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए जो है वो हमें प्रॉब्ली उसको मीना खान लेके जाना पड़े, वहाँ इसके कुछ टेस्ट वगैरह रन करें। टेस्ट्स इन्होंने वैसे यहाँ पर रन किए, उसमें उन्हें ये पता चला कि कुछ इशू है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है। देन वी टुक हर टू मीना आगा खान, वहाँ हमने इसका एको कराया और एको से वी फाउंड आउट दैट शी इज़ हैविंग 3 होल्स इन हर हार्ट, PFO, PDA एंड VSD। वन ऑफ देम वाज सिग्निफिकेंटली लार्ज और जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग में। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत छोटी है, सर्जरी नहीं कर सकते, हमें कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए हो सकता है उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़े, तो आप जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर लें। उस वक्त जो सोजर बाज़ार वाला खाना वहाँ पर थी, कहीं पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, NICU में जगह अवेलेबल नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड हम भाग रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आ रहा, क्लू नहीं है। इवेंचुअली आई एम सॉरी पूछने के लिए, लेकिन वो कितने दिन की थी जब ये सारा? शी वाज 3-4 डेज ओल्ड ओनली। तो आपने 4 दिन पहले अब बच्चा डिलीवर किया एंड देन उसके बाद आपकी सारी स्ट्रगल जी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूल गई कि मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं या मेरी अपनी कोई हालत ख़राब है, उसमें मेरे स्टिचेस भी खुल गए और सब कुछ। मगर बच्चा हो सामने, तो उससे पहले तक मैं ये सोच रही थी कि इसका फ्यूचर क्या है ना, चलेगी, बोलेगी, देखेगी, स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने सर्च कर लिया था लेटे लेटे मोबाइल पे, डाउन सिंड्रोम मैंने लिखा तो कुछ पिक्चर्स ऐसी आई, कुछ विजुअल्स ऐसे आए जो बड़े हार्ट रेंचिंग थे। तो मैं फिर ये सोच रही थी, लेकिन जब हम इसको लेकर गए एक और हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमने इसको फिर NICU में एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने कहा हालत ख़राब है, हो सकता है ये सर्वाइव ना कर सके। तो दैट वाज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का। और उस वक्त फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो है जैसी है मेरी है। और आई एम सॉरी, पानी लेंगे? नहीं इट्स फाइन। और फिर मैंने ये दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह मियाँ मुझे दे दे, बस मैं इसका ख्याल रख लूँगी, जो भी मेहनत हो सकेगी वो मैं कर लूँगी, लेकिन ज़िंदा दे दे, सर्वाइव नहीं कर सकूँगी उसके बगैर। कबूलियत की घड़ी थी शायद कोई, जो उसके डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी सारी होप्स छोड़ दी थी। हम एक दिन पहले डॉक्टर से मिले थे सिला के, सीनियर पीडियाट्रिशियन से। उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता 2 दिन और है या 20 दिन और है या नहीं है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, आप बस दुआ करें कोई मुआवजा हो जाए। और मुझे याद है कि बस दुआएं ही कर रहे थे, बट डीप डाउन इनसाइड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉल कि कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो गया सब कुछ। एंड आई रिसीव्ड द कॉल। रात के 2 बज रहे थे और मुझे
कॉल से डॉक्टर्स ने बताया कि हमने दोपहर से आपकी बेटी को ऑफ ऑक्सीजन किया हुआ है एंड शी इज़ डूइंग वेल, और आप आ जाएँ और उसको फ़ीड कराएँ एंड यू कैन होल्ड हर। माशाल्लाह। और मुअज्ज़ा था लिटरली ताहिरा, इट वाज़ अ मिरेकल। अल्लाह ताला शायद मांगने वालों को ऐसे ही नवाजते हैं। मैं फिर गई और मैंने उसको पहली दफ़ा होल्ड किया एंड आई फेड हर, और नेक्स्ट डे हम उसको घर ले आए। हम्म। अ, मेरा ख़्याल है 24 से 36 आवर्स के अंदर अल्लाह ताला ने दुआओं से वो सारी सिचुएशन ही बदल दी। घर लाकर हम उसको बिल्कुल एक कांच के गुलदान की तरह रखते रहे, सेंच के संभाल के उसका ख्याल रखते रहे। वो ठीक रही है, वो सो रही है, वो क्या कर रही है, अब आंखें खोली हैं, ठीक है, सांस ले रही है। पूरी पूरी रात में उसको बैठ के देखती रहती थी कि सांस ठीक ले रही है या नहीं ले रही, क्योंकि सैचुरेशन के इश्यूज थे, उसकी मेडिसिन चल रही थी हार्ट की। और डॉक्टर ने कहा था कि फॉलो अप जो हम चेकअप करेंगे उस पर हम डिसाइड करेंगे उसको मेजर सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। और मुझे याद है उस बीच इवेंट्स आए, बड़ी ईद आई, कुछ भी नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था, बस ये होता था कि ये एक न्यूज़ मिल जाए कि ठीक हो जाएगी, ये ठीक है। उन तमाम वक़्त में मुझे कभी भी ये ख़्याल नहीं आया कि अब इसने चलना कैसे है या इसने बोलना कैसे है, ये पढ़ेगी क्या? बस सिर्फ़ ये था कि ये हेल्दी हो जाए। और जब हम फ़ॉलो अप के लिए गए तो बस फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया, हमें पता चला कि उसका होल ऑन इट्स ओन श्रिंक हो गया है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। होल्स आर देयर, मगर वो उसको आप प्रिकॉशंस करते रहेंगे तो ठीक रहेगी, सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एट टाइम्स वो वक्त के साथ साथ खुद ही बंद भी हो जाते हैं और सही हो जाते हैं, और नहीं भी होते तो फिर आप मैनेजमेंट करते रहते हैं, लेकिन सर्जरी नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हमारा KDSP का जर्नी स्टार्ट हुआ। कराची डाउन, शी वाज़ मेरा ख़्याल है 1.5 मंथ्स ओल्ड व्हेन आई टुक हर टू KDSP। और आई वाज़ बीइंग बुलीड एंड ह्यूमिलिएटेड कि ये इतनी सी बच्ची को लेकर, और ये वैसे भी टाइनी होते हैं ये बच्चे, तो ये इसको लेकर कहाँ जा रही है, शी हैज़ गॉन नट्स, क्या हो गया है इसको। और मैं उस वक़्त सिर्फ़ ये सोच रही थी कि अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी करूँगी उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा इसका। और फिर हम KDSP लेके गए, जो हम कहते हैं इट्स लाइक आवर सेकंड होम। और अंडर वन रूफ हमें सारी इसकी थेरेपी, सबसे पहले आई थिंक डॉक्टर सलमान किरवानी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कहा था कांग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ योर बेबी गर्ल। उससे पहले तो अफसोस, हाय ये क्या हो गया, अब तुम क्या करोगी, लड़की ज़ात और साथ ये कुछ। तो ये सब कुछ मैं रेपिटेटिवली सुन रही थी, और पहली दफ़ा किसी ने मुझे विश किया इस तरह और मेरे बारे में पूछा ना, हाउ आर यू फीलिंग, आप अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं उनको कह रही थी सलमान ये कैसे सवाल है, ये तो मुझे आदत नहीं रही सुनने की, सुना ही नहीं है मैंने तो ऐसा ही। तो मैं पिछले 1-1.5 महीने से कुछ अजीब अजीब सी बातें सुन रही हूँ। और फिर उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया, अब आप ये करें, ये करें, ये करें, और हमने वो रोड मैप रिलीजियसली फॉलो किया till Silla turned 2.5 years old, और everything was seamless, smooth, alhamdulillah। फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी चल रही थी, और कई चैनल्स ने उसको सिला की जो है वो सारे माइलस्टोन्स को कवर किया। और मैं कह रही थी मैं अब तरखीस नहीं हूँ, आई एम उम्मे सिला। मेरी आइडेंटिटी मेरी बेटी का नाम है, और जहाँ भी मुझे लोग मिलते हैं वो इसी तरह से मुझे जानते हैं। तो वैसे तो मैं कुछ भी नहीं थी, इस बच्ची ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया है। तो व्हेन शी टर्न 2.5 तो हमारा प्लान था हम इसको प्री स्कूल में एडमिट करवाएंगे, वही जिस तरह इंसान की होती है ना, अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, अल्लाह ताला प्लानिंग कर ली मैंने सारी। और हमारी प्लानिंग अल्लाह ताला एक यूं करके अपसाइड डाउन हो जाती है कि प्लानर तो मैं ही हूँ, हम लोग सब पपेट्स हैं, प्लानर वो ऊपर बैठा है, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। 2.5 पे हमें एक फॉलो अप, इसके ब्लड टेस्ट होते रहते हैं चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम के। तो हमने एक ब्लड टेस्ट रन करवाया उसका, उसमें हमें पता चला कि इसके प्लेटलेट्स बहुत कम आए हैं, और जो है वो WBCs भी बहुत कम है, और 2 अगर सेल लाइंस कम होती हैं, ब्लड लाइंस, तो थोड़ी सी परेशानी की बात होती है। डाउन सिंड्रोम के लिए इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज आउट ऑफ 101% बच्चे जो हैं वो उनकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है टू बी डायग्नोज्ड विद कैंसर, ब्लड कैंसर। तो वो एक डाउट है, तभी हम 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे इनके ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो 2.5 नो इनफैक्ट 2 years पर हम जो है हमें ये पता चला, हम इसके टेस्ट करवाते रहे,
और यही चीज़ें आती रहीं। 2-3 महीने डॉक्टर्स ने कहा शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मुख्तलिफ बातें ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को हम लास्ट रखना चाह रहे थे। ऑब्वियसली एज़ अ पेरेंट भी और एज़ डॉक्टर्स वो भी यही चाह रहे थे। सब ट्रीटमेंट्स हमने करवा लिए मगर वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई। इवेंचुअली डॉक्टर ने हमें यही कहा सिला की हेमाटोलॉजिस्ट ने कि आप एक बायोप्सी करवा लें। उस वक़्त तो लफ्ज़ बायोप्सी ही जो है वो इतना मुश्किल था कि ड्रिल करेंगे और फिर इतनी छोटी-सी बच्ची को ड्रिल करेंगे और इसके तो मसल टोन वैसे ही इतनी लो है, इसके कार्डियक इश्यूज़ भी हैं, फिर ये इसके साथ कैसे होगा? मगर ये कि फिर अल्लाह ताला देते हैं और मुश्किल। एनेस्थीसिया दिया गया होगा जी, उसके लिए, बिल्कुल, सेडेट किया था उसको। तो वो भी एक वो भी एक चैलेंज है था कि स्पेशली। सेडेशन से हाँ, बिल्कुल स्पेशल नीड्स है तो सेडेशन से वापस कैसे आएगी? मगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। आई एम ब्लेस्ड विद वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन्स ऑन दिस प्लैनेट, माय हस्बैंड, माय सपोर्ट सिस्टम, और ही वाज़ देयर। जिस भी मुश्किल में मैं रही बस ये हुआ हो जाएगा, अल्लाह करवा देंगे, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। तो वो बस आई एम देयर विद यू में जो है वो सारी चीज़ें हो जाया करती थी। हमने बायोप्सी करवाई और बायोप्सी के रिज़ल्ट्स में पता चला कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो इनकन्क्लूसिव हैं क्योंकि सैंपल प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो सका। तो वो एक फेलियर हो गया। और लेकिन जो हेमाटोलॉजिस्ट थी उस वक़्त उन्होंने कहा कि मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ हैं या जो वो ये कहती हैं कि शी कैन हैव ब्लड कैंसर, अभी नहीं तो फ्यूचर में। उस वक़्त बहुत गुस्सा आया था और बहुत रोना भी आया, लड़ाइयाँ की, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से मैंने इसके बारे में बात की कि क्यों इस तरह से उन्होंने मुझे कह दिया, जबकि कुछ था ही नहीं उस रिपोर्ट के अंदर, इनकन्क्लूसिव थी। मगर ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को प्रिवेंट कर रहे होते हैं आने वाली किसी आफ़त से, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर कुछ प्लान किया हुआ तो वो वैसे ही होगा। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, हमें उम्मीद रही, मैं दुआएँ माँगती रही। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि उस पीरियड में जितनी मैंने दुआएँ माँगी हैं, शायद इस धरती पे किसी इंसान ने माँगी होंगी कि ये ना हो, बस ये ना हो, बाकी कुछ भी हो। लेकिन फिर हमें दोबारा कहा गया कि आप बायोप्सी रिपीट करवाएँ, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। वी रिपीटेड द बायोप्सी, द सेम प्रोसीजर, और उसमें आया कि सिला को कुछ भी नहीं है। इट वाज़ ऑल क्लीन, क्लियर, साफ़ सुथरी रिपोर्ट कि ब्लड कैंसर नहीं है, कुछ और हो सकता है लेकिन ब्लड कैंसर नहीं है। एंड वी सेलिब्रेटेड इट लाइक एनीथिंग। पता नहीं कितने शुक्राने पढ़े मैंने और सब। और अब हमें यकीन था कि अब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। हाँ। डॉक्टर्स ने कहा वेट करें, अब वेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अल्लाह की कोई मसलिहत है। डॉक्टर सलमान कहते हैं कि सिला की मामा, इब्हाम में भी रहमत और नेमत होती है ना, कोई बात नहीं, हर दिले में खैर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर मैं उनको ये कहती थी कि मेरे सामने आ जाए जो भी है। ये इतनी, मैं पिछले एक हाँ 5-6 महीने से एम्बिग्विटी है ना, एक इब्हाम में जी रहे हैं हम। फिर ईद थी छोटी, मुझे याद है, और मैं उसको, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो वक्त के साथ ना वो कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता जा रहा था। तो सब सोचते थे बिल्कुल फेयर ही लगती है, बिल्कुल फेयर ही लगती है। तो हम इसको लेकर गए मिलने के लिए ईद के दिन। तो मेरी नीस, शी वाज़ बिकमिंग अ डॉक्टर, हाँ वो अभी MBBS कर रही थी। तो उसने मुझे देख के कहा कि नहीं लाला, ये फेयर नहीं है, मुझे इसमें मतलब पेन ब्लड, लग रही हाँ है। पेल लग रही है, मुझे ब्लड डेफिशिएंसी लग रही है, आप इसका एक टेस्ट रन करवा लें। और मुझे याद है ईद का दिन था और मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा है ये वो। मैं, लेकिन मुझे अंदर वो चुभ गई बात है। ईद के 3rd डे मैं ज़िद करके अपने मियाँ से, उनका तुम कोई तो तुम्हें कुछ कह देता है बस तुम, मैंने कहा नहीं बस आप करवा लें। हमने टेस्ट करवाया और उस टेस्ट में 20% ब्लास्ट सेल्स थे सिला के इम्प्रेशन के अंदर, विच सेज कि ब्लड कैंसर है। और सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं था, साथ में उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। और मतलब ऐसा लग रहा था डायग्नोसिस का वेट हो रहा है। जैसे ही वो सामने आया है, सिला के पूरे मुंह में रेड ब्लिस्टर्स हो गए, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, खून जमा हो गया एकदम। डॉक्टर ने कहा इसको प्लेटलेट्स भी लगेंगे और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होगा फौरी तौर पर। मैंने कहा तो बिल्कुल घर में ठीक थी, हाँ सिर्फ पेल थी। उन्होंने कहा यहाँ पे एडमिट कर दे। हमने एक छोटा हॉस्पिटल था घर के पास, हमने वहाँ एडमिट करा दिया, दोनों इन्फ्यूजन्स हो गए उसको। फिर हमने एक दफ़ा फिर बायोप्सी रिपीट करवाई, फिर फ्लो साइटोमेट्री हुई, और फिर फाइनली वी गॉट टू नो दैट सिला हैज़ AML, acute myeloid leukemia, which is the harshest form of cancer,
और जिसमें सर्वाइवल रेट प्रॉबेबली 1% है। एंड देयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ब्लड कैंसर का वी चोज आगा खान फॉर द ट्रीटमेंट। बिलीव मी तायरा, उस वक्त हमारे पास फाइनेंसेस ना होने के बराबर थे। मैं और मेरे हस्बैंड जब बैठे तो हमने एक रात बैठ के पहले प्लान जब डिस्कस कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे। आई प्रॉब्ली हैव टू सेल माई ज्वेलरी ऑफ, शायद जो भी हमारे एसेट्स हैं हमें बेचने पड़ेंगे। मेरे ससुर ने मुझे याद है उस वक्त कहा था, औलाद के लिए तो गुर्दा बेचना पड़े बेचते हैं बेटा, हिम्मत करो। तो फिर हमने हिम्मत की और बस अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हमने बस पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बस अब ये चूज़ कर लिया है। इसमें जो भी डिसीजंस डॉक्टर्स के हैं, नर्सेस के हैं, पैरामेडिक्स के हैं, थेरेपिस्ट के हैं, हमने वो फिर फॉलो किए। क्वेश्चंस करते थे लेकिन फॉलो हमने उन्हीं को किया। हमारे पास हिकमत थी, हमारे पास वो एक रूहानी इलाज का ऑप्शन था, होम्योपैथिक का था, एलोपैथिक का था। हमने बहुत सोच समझ के हॉस्पिटल चूज़ किया, बहुत सोच समझ के डॉक्टर। प्रॉबेबली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। लोग कहते हैं आगा खान में बुचर्स हैं, होंगे एक्सपीरियंसेस बिटर होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया, बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलवाया। मैं कहती हूँ सिला के डॉक्टर सलमान सिला के गॉडफादर हैं और जो डॉक्टर सदफ किरमानी है वो शी इज़ एन एंजल इन डिस्गाइज। ऐसे लोगों के हाथों में सिला ने जो है वो अच्छा, ज़िंदगी। मैं इस तरफ आना ही चाह रही थी, आप लकीली खुद ही मौजू को इस तरफ ले आई। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो हमसे ना लोग बोल भी रहे थे कि आप मुख्तलिफ जो लेट्स से डिसऑर्डर्स हैं या लर्निंग चैलेंजेस हैं, कंडीशंस हैं, उनके ऊपर भी बात करें। तो डाउन सिंड्रोम यूजुअली अभी जब मतलब मेरे भी 2 बच्चे हैं और उससे पहले भी, अब तो मुझे लगता है कि आखिरी 10-15 साल से वी हैव दिस टेक्नोलॉजी जिसके अंदर वो ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड पता चल जाता है, बिल्कुल। राइट? सो डिड यू क्वेश्चन देम कि उनको नहीं पता चला या आपने नहीं किया? क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करना चाह रहे होंगे कि आपको पता नहीं चला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑल्दो आई स्ट्रांगली बिलीव तलखीस कि अगर पता लग भी जाए तो तो सिंस क्या? वी आर मुस्लिम, सो बिल्कुल। जिस जगह से हम आ रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट कि ठीक है यार पता चल गया तो मे बी वी कैन गो फॉर सम अदर ऑप्शन। सो हमने तो एनीहाउ वो बच्चा डिलीवर करना है, कैरी करना है, राइट? सो स्टिल बट आई वांट टू नो कि आपको पता नहीं चला था, व्हाट वाज द रीजन कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये चीज़ नहीं पता आप चली? हैरान होंगी दायरा कि मेरी पूरी डिलीवरी और सारा प्रोसीजर सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में से हुआ, विच इज़ आगा खान। और डॉक्टर को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउट हुआ कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, बच्चे की हार्ट के ऊपर कैल्सिफिकेशन है एंड विच इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। और मेरा जो है वो एक बहुत डिटेल्ड जो है वो अल्ट्रासाउंड हुआ था और मेन आगा खान से हुआ था और पूरी टीम थी वहाँ पर। और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे ग्रीन चिट दे दी थी कि आपको कुछ नहीं है, मगर जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप एक फीटल एको भी करा लें। हाँ। और मेरा फीटल एको भी हुआ और डॉक्टर सलीम अख्तर ने मेरा फीटल एको किया था क्योंकि मेरे पास उस वक्त ऑप्शन नहीं था फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट का, और मैं चाह रही थी कि मुझे वो ऑप्शन मिले लेकिन नहीं मिला और हम मजबूरी थी, हमने उनसे करवाया। और मुझे कहा कि नहीं, आपका बच्चे का दिल बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्लाह ताला ने उसको कवर्ड रखना था। वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही प्लान किया हुआ था। तो मुझे ये सारी चीज़ें करवाई हैं, मैंने एक-एक डिटेल्स के ऊपर गौर किया, सब कुछ हमने सो किया। द पॉइंट इज कि ऐसा कुछ नहीं था जो तलखीस ने मिस कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आप यू वर ऑन टाइम ऑन योर यस, अपॉइंटमेंट्स यस, और आपने नॉर्मली स्कैन में यूजुअली बिल्कुल, पता चलता था, लेकिन आपने डिटेल स्कैन भी बिल्कुल, कराया और उसके बाद आपने फीटल एको भी करवाया, उसके बावजूद जो है वो डायग्नोसिस नहीं हो सका। बिल्कुल। अब डू यू एवर आस्क योरसेल्फ कि क्या फ़र्क होता कोई हाँ। इफ आई आस्क यू कि लेट्स से अगर आपको प्रेगनेंसी में पता चल जाता या आपको उस हुँ। वक्त पता चला तो कोई फ़र्क होता दोनों चीज़ों में? मुझे अभी रिसेंटली 2-3 लोगों ने ये सवाल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो पता चला था तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं कर दी अपनी टर्मिनेट क्यों नहीं कर दी प्रेगनेंसी, अगर आपको डाउट भी आ गया था कि कैल्सिफिकेशन है या वो। तो मैंने कहा कि उस वक़्त तो क्या, अल्लाह ताला अगर मुझे अब दे और मुझे पता चल जाए मैं तब भी डिलीवर करूँगी। ट्रू। तो कोई फ़र्क नहीं होता। रिलीजियस बैकग्राउंड अपनी जगह पर तायरा, मगर एज़ ह्यूमन्स मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस डिसीजन होता कि मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि क्या फिर ये जो बच्चा मैंने पैदा किया हुआ है ये इसको भी मैं मार सकती हूँ फिर? वो बस फ़र्क तो ये कि वो पेट से बाहर है और ये पेट के अंदर है, तो मेरे लिए तो कोई डिफरेंट नहीं होता। मैं
किसी और का नहीं कहते। आई रिसेंटली मेट सम अदर मदर, उनका बेटा भी डाउन सिंड्रोम है और उनका भी एग्जैक्टली मोर और लेस यही केस था कि शी वाज ऑन टाइम। अच्छा, उनका बड़ा बेटा है, तो शी वाज आस्किंग द सेम थिंग कि कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी में अगर क्यों नहीं पता चला ना, तो मैं बड़ा दुख करती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ कि अल्लाह ने शायद इसलिए आपको लास्ट मोमेंट में बताया कि आपकी एनर्जी बची रहे। बिल्कुल, बिकॉज देखें, ये कहने की बात है, अगर आपको प्रेगनेंसी में पता चलता, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम ड्रेन हम होते रहते हैं नहीं, बस हाँ, सोच-सोच के। लेकिन आप सोच-सोच के जो आपको एनर्जी चाहिए थी, चौथे दिन आप इतना अस्पतालों में भागी हैं, तो वो एनर्जी सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी चाहिए होती है। बिल्कुल, तो शायद वो अल्लाह ताला का होता है ना कि हर चीज़ का, हर डायग्नोसिस का एक टाइम होता है, तो बिल्कुल, वो तभी आपके सामने आता है जब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल वो सही कहते हैं कहा। अल्लाह आपको तोहफ़ा देता है, तो वो तभी देता है जब आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो तकलीफ़ देता है, तो भी वो तभी देता है जब उसको पता होता है कि मेरा बंदा जो है ना, ज़हनी तौर पे इतना मज़बूत है कि ये रिसीव कर सकता है। तलखीस, आपने पूरा सिला का जर्नी जो है ना, वो बड़ी मुतासिर कुन तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिवली शेयर कर दिया। आप उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करते हैं। थ्रू आउट द टाइम आप जितनी जगहों पे गई हैं, चाहे वो KDSP हो, चाहे मेन आगा खान हो, यू आर स्पीकिंग वेरी हाई अबाउट देम, और आई एम सुपर ग्लैड कि मतलब हम कुछ एक ऐसी चीज़ से जो बड़ी एक स्ट्रेसफुल थी, मुश्किल थी, आप उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के बता रही हैं। बट आई वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आपकी क्या स्ट्रगल्स रही? बिकॉज़ देखिए, KDSP एक इदारा है हुँ, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हुँ, राइट? फिर उसमें से भी जो माइल्डर साइड पे होते हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। जो जी, मॉडरेट हैं, जो सीवियर हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कम है। सही। सो आई वुड वांट टू नो कि कहाँ-कहाँ तलखीस को लगा कि नहीं यार, ये चीज़ बेहतर हो सकती है, ये अपॉर्च्युनिटीज़ सिला के लिए और मज़ीद हो सकती हैं। अ, वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ ताहिरा कि हम कराची में रहते हैं और जब सिला पैदा हुई, जैसे आप कह रही थी कि अल्लाह ताला उस वक़्त देते हैं जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं ना उस चीज़ हाँ। के लिए। तो KDSP अपने मतलब फुली फंक्शनल था। कुछ टाइम पहले अगर पैदा होती तो शायद वो सारी चीज़ें नहीं, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ उस वक़्त सपोर्ट नहीं वो मिलती। नहीं मिलती जो बाद में 2017 में उसको मिली। और वो इतना आइडियल पीरियड था कि उस वक़्त फुली फंक्शनल भी था और इन हद से ज़्यादा एम्पैथेटिक लोग भी थे वहाँ पर। हुँ, अब माशाल्लाह एक्सपैंड कर गया है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, हुँ। मगर उस वक़्त वो छोटी टीम थी और वो टीम जो थी वो इतनी क्लोज़ थी ना, हर इन्वॉल्व थे। बच्चे के लिए हुँ, फुली इन्वॉल्वड थी। तो हम बड़े ब्लेस्ड रहे इस मामले में कि हमें KDSP की बेहतरीन टीम मिली। आगा खान की स्ट्रगल्स थी। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो सिला की थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो इतना बड़ा नाम है कि अगर मैं नाम लूँ तो सब कहें कि उनसे बड़ा क्या नाम ये क्या है? कैसे कर सकती ये हैं? कैसे कर सकती हैं? हुँ, मगर मुझे याद है कि मैंने जब उनका विज़िट लिया था पहला, और मैंने बड़ी होप के साथ उनसे पूछा था कि विल देयर बी एनी माइलस्टोन व्हिच शी कैन अचीव ऑन टाइम? और उन्होंने मेरी तरफ देख के बहुत ही फर्म स्टर्न लुक से कहा था नो। हुँ। और दैट नो वाज़ एक एक इतना यूँ वाज़ हार्ट आपके ब्रेकिंग। हाँ, एकदम हुँ, आपके दिल पे आके चुभता है ना। और फिर उन्होंने कहा इसकी आँखों में स्क्विंट भी है, तो मैंने कहा वो कैसे ठीक होगी? सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब हर चीज़ के लिए उनके पास एक एक्सट्रीम ट्रीटमेंट था। कोई छोटी हुँ, बात, कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं थी कि हाँ, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, या तुम दुआ करो या मेहनत करो तो ठीक हो जाएगा। तो वो उन्होंने सारी वो बातें की एंड आई लेफ्ट हर रूम विद टीयरी आईज़। और मैंने वहाँ पर खड़े होकर सोचा था, मैंने कहा था मैं इसी बच्चे को लेकर आऊँगी हुँ। और यही आपको बताएगी अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह। कि सब कुछ हो सकता है। वो चाहे और माँ चाहे तो सब हो सकता है। और मुझे याद है कि हम जब से लगा कैंसर का डायग्नोसिस हुआ और मैं उसको लेकर गई थी उस वार्ड में, और मैंने वहाँ, वो खुद नहीं थी, उनका जूनियर स्टाफ था, तो मैंने उनको कहा था कि ये सिला है एंड शी अचीव्ड ऑल ऑफ हर माइलस्टोन्स ऑन टाइम, जो आपके हुँ, टिपिकल डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर, और इसकी आँखों में अब स्क्विंट भी नहीं है। हुँ, तो दे वर लाइक हाँ, हाँ, हम बताएँगे उनको कि जो है वो, तो मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो हुँ, प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो अल्लाह ताला नहीं कर सकते, हुँ, और हमारी दुआएँ, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत हुँ। नहीं करवा सकती। और अगर नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ताला हमें वो इत्मीनान दे देते हैं। मैं हाँ, अक्सर कहती हूँ कि जब आपके ऊपर कोई आज़माइश आती है, या तो अल्लाह ताला आपको उससे मतलब आपको हथियारों से या तो लैस कर दे, हिम्मत दे देता है या हाँ, सब्र दे या देता है। सब्र दे, हाँ। या फिर आपके लिए आसानी, मैं तो जिस पॉइंट पर आके कहती थी ना, अल्लाह ताला मेरी बस हो गई, अब नहीं हो रहा मुझसे। वेरी नेक्स्ट मोमेंट या वेरी नेक्स्ट डे मैंने देखा अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ शुरू कर दी हैं।
और शायद ये बिलीफ आपके फेथ की बात भी होती है कि आपने इतना फेथ, मैं कहती हूँ हम कहते हैं हमारा ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, ये ब्लाइंड फेथ, मैं अक्सर ब्लाइंड फेथ की एग्जांपल में कहती हूँ, इट वाज हर सेकंड साइकिल, सिला की 6 साइकिल्स थी कीमोथेरेपी की, सेकंड साइकिल में हम वार्ड में थे, सिला नाश्ता कर रही थी, सडनली एक डॉक्टर आई है, उसने बल्कि नर्स आई, उसने आकर उसके सैचुरेशन चेक की, उसने कहा नहीं नहीं तो उसका तो हार्ट रेट और सैचुरेशन 86 है, ये तो ठीक नहीं है। उसी वक्त इसकी जो थी ऑन्कोलॉजिस्ट उनका विज़िट हुआ, तो डॉक्टर सदफ़ अल्ताफ़ विज़िट कर रही थी, उसी वक्त उनका राउंड था, उन्होंने देख के कहा कि नहीं नहीं इसको तो ना फ़ौरी तौर पर सीसीयू में शिफ्ट कर दें, स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दें, ये तो उसका हार्ट रेट ठीक नहीं आ रहा। अब 5-10 मिनट के अंदर हम स्पेशल केयर में शिफ्ट हो गए, स्पेशल केयर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ उसको वही फ़ौरन जो इनकी वो ट्यूब्स लग जाती हैं ईईजी की, और फिर वो ब्लड प्रेशर के इक्विपमेंट्स और वो सारे सब कुछ लग गया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी फ़ौरन ब्लड गैसेस कुछ रिपोर्ट्स और रन की, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आईसीयू का केस है, इसको तो पीकू जाना पड़ेगा, पीकू की टीम को बुला लें। पीकू की टीम आ गई और उन्होंने आकर ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने कहा हाँ ये तो पीकू का केस है, नॉट ओनली पीकू, शी माइट हैव टू गो टू वेंटिलेटर। तो आधे घंटे के अंदर जो है वो यूं डिसीजन, पूरी दुनिया ही पलट गई ना। तो मेरे हस्बैंड तो मतलब ही वॉज एंग्री, he was upset, he was disturbed, he started shouting, literally shouting। और डॉक्टर सदफ़ अल्ताफ़ हमारे लिए एक ऐसे होती थी कि हम ये बस हमारी अल्लाह ऊपर, अल्लाह और ज़मीन पर ये डॉक्टर है। तो वो उन्होंने उस पर भी चीखे शोर किया कि क्या फ़ैसले हैं आप लोगों के, मिनट में आप ये क्या बोल रही हैं, तो बिल्कुल ठीक थी मेरी बेटी, शी वाज़ हैविंग हर ब्रेकफास्ट। तो मैंने पहले उनको कहा कि थोड़ा सा सब्र, फिर मैंने डॉक्टर सदफ़ से कहा डॉक्टर सदफ़ मेरे हस्बैंड इस वक्त तो कहने लगे इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, चला कि मामा मुझे अंदाज़ा है कि वो इस वक्त किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैं उसको साथ लेके जा रही थी ऊपर लिफ्ट के अंदर, और आई वाज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग। तो उसके साथ ही एक और बच्ची थी, उसको भी कुछ डायग्नोसिस ऐसे ही थे कि उसको वेंटिलेटर पे लेके जा रहे हैं, तो मैं उनको कह रही थी अल्लाह की कोई मसला है। तो मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर सदफ़ पीछे से खड़ी हुई सुन रही हैं, और मैं ऊपर आ गई और मैं उसको हम रूम में लेकर गए। तो डॉक्टर सदफ़ बाद में उनके हस्बैंड आए डॉक्टर सलमान, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सदफ़ बता रही थी कि आप खुद इतने ट्रॉमा से गुजरी थी और आप किसी और को हेल्प कर रही थी। तो मैंने कहा मैं ट्रॉमा से, हाँ मैं गुजर रही थी एज ए मदर, मगर उस वक्त मेरा ये अंधा बिलीफ था कि वो जिसने मुझे पैदा किया है उसी ने सिला को इस दुनिया में लाया, वो मुझे कई माओं से ज़्यादा प्यार करता है जितना मैं उसको करती हूँ, और उसको भी करता है। तो जो फैसला ले रहा है ना बेहतरी का ले रहा है। सो फेथ, ब्लाइंड फेथ वो होता है जब आपको पता हो कि एंड ऑफ द टनल कुछ नज़र नहीं आ रहा, इट्स ऑल डार्क, फिर भी आप कहेंगे नहीं अल्लाह मैं राज़ी हूँ। ये पॉइंट अटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वंस यू अटेन इट आपको बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अब कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जो कहते हैं हाउ डू यू स्टे सो मच पॉजिटिव, आप कैसे कर लेती हैं, मैं कुछ नहीं करती, आई लर्नड इट द हार्ड वे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कभी किसी को इस तरह से ना सिखाए, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया है कि अगर ये डिफ़िकल्टी है तो इसमें मसले ढूंढो, अल्लाह की हिकमत ढूंढो। अब वो अल्लाह शायद आपको कुछ सिखाना चाह रहा होता है, और वो अगेन जैसे आपने कहा ना कि हर इंसान की अपनी मुश्किलात हैं, और वो उससे अगर आप नहीं सीख रहे हो तो हो सकता है आप बार बार उसी फेज से गुजर रहे हो। बिल्कुल। तो खैर ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि फेथ की बात है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को उतना ही प्यार करता है जितना वो किसी भी और शख्स को करता है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा कि कभी अब पब्लिक प्लेस पे जाते हुए, शादी में, कहीं पर भी, डू यू फील कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है? क्योंकि मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मेरा अपना बेटा न्यूरो डाइवर्जेंट है, लेकिन मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि न्यूरो डाइवर्जेंट कॉन्सेप्ट तो समझना बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हमारे यहाँ तो अभी तक ये मसला है ना, काला, गोरा, मोटा, छोटा, ये हम ही नहीं उससे नहीं निकले। कोई काला गुजरेगा तो उसको पलट के दूर तक देखेंगे, कोई गोरा गुजर जाएगा तो उसको घर तक छोड़कर आएंगे, पतला गुजरेगा तो माँ खिलाती नहीं है, मोटा हो गया ज़्यादा तो खिलाती मसला है। हो गया। लड़कियां मतलब मेरी बच्ची है अच्छी बबली सी है, तो वो यही वो होता है कि ना आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा होता है कि जी बच्चियां पतली अच्छी लगती है, जब पतली है तो इसको खाने को, मतलब आप बहुत ही ना एक उसमें रह रहे हैं ऐसे ही। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे आपके जैसे बच्चे को घर से बाहर लेके निकलना, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी टैबू। तो लोग कहते हैं ना जी अल्लाह ने आपको दे दिया, बस अब आप इसको रखें, घर में रखें, तो हाउ डू यू काउंटर दैट? पहले तो कभी ऐसा कुछ वाक़या हुआ कि लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा हो? बिल्कुल बहुत दफ़ा हुआ है। फिर मैं वही बात करूँगी ताहिरा कि शुरू में मुझे ये चीज़ें अपसेट करती थी, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हाँ।
तो मुझे इस क्यों की वजह में ना बहुत दफ़ा ये लगा कि इट्स नॉट लैक ऑफ एम्पैथी, इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोबेबली। शायद जब मेरे पास ये बच्चा नहीं था तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करती ऐसी सिचुएशन में कि घूर के देखती ऐसे बच्चे को या कहती इसमें क्या अलग बात है, और लफ्ज़ एबनॉर्मल या रिटार्ड मेरे लिए भी कुछ इतना कोई मुश्किल ख़ास बुरा लफ्ज़ नहीं होता। अब मुझे ये बहुत ऑफेंसिव लगता है। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो फिर मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन जो है आउट ऑफ हैबिट ये कर रहे हैं, कौन बेचारे ऐसे हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये कर रहे हैं। तो जब लैक ऑफ अवेयरनेस लगी तो फिर पहली चीज़ मैंने की, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उस पर बैकलैश आया कि तो सिंपैथी गेन कर रही है, अपनी स्टोरियाँ सुना रही है और अपने आंसू ड्रामे दिखा रही है लोगों को। पर जब मैं इनबॉक्स में एक भी मैसेज ये देखती थी ना कि आप एक होप की वजह बनी, मैं आपकी वजह से मैं डॉक्टर के पास ले गई अपने बच्चे को, आपकी वजह से मैंने ये टेस्ट करा लिया, आप सिला की हिम्मत देखते हुए मैंने अपने बच्चे का ये तो बच्ची क्या है, मेरा वसूल हो गया। तो अवेयरनेस पहला स्टेप ये था। दूसरा, जब मैं ये देखती थी कि ये आउट ऑफ हैबिट है और ये लोग चेंज नहीं हो सकते, इनको आप जितना मर्जी समझा लें ये वही लफ्ज़ बोलेंगे, ये इन्होंने नहीं सुधरना। तो मैंने अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट करना छोड़ दी। मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाए हुए कहती हूँ इसकी बात इम्पोर्टेंट है और इसकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस अब सुनना छोड़ दो, बेकार है। हाँ, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, बाज़ दफ़ा बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चे खेल रहे होते हैं और इसको कोई बच्चा ही कह के पागल चला जाए या ये कह के चला जाए कि ये तो छोटी सी लगती है, या कोई स्पोर्ट्स डे हो और उसमें बाकी न्यूरोटिपिकल बच्चे एक तरफ हों और मेरा बच्चा अलग हो। और मुझे याद है किसी एक आध स्पोर्ट्स डे के ऊपर सिला को था कि, बल्कि सिला से ज़्यादा उसकी बहन को था कि मामा सिला को क्यों नहीं चीयर कर रहे हैं, एंड शी वाज द लाउडेस्ट चीयर लीडर फॉर सिला। मैंने कहा हो ना, तो कहने लगी नहीं मामा। मैंने कहा देखो बेटा, हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते ना, हम कोशिश कर सकते हैं, हम अवेयरनेस फैलाएं, हम होप फैलाएं, लेकिन हम किसी का दिल, वो उसके हाथ में, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके दिल बदल दें। और ये बच्चे इतने छोटे हैं, ग्रेड 1 के या नर्सरी केजी के, कि हम उनसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। हम सोसाइटी को ऐसा बनाएं कि हम उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा आ जाए, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ जाए कि ये बच्चे पैदा होते ही ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दें, ये चीज़ें देखना शुरू कर दें, इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। वरना इन बच्चों ने, जिन्होंने कभी ऐसे बच्चे देखे नहीं, उनके साथ कभी कोई काम नहीं किया, उनके साथ खेला नहीं, तो उनके लिए तो ये, और माँ बाप ने घर में कैसी लैंग्वेज यूज़ की है इन बच्चों के बारे में हमें नहीं पता। यही वजह है शायद कि अब जब सिला माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट है, कम्प्लीटली रिकवर्ड है, तो I started working as the head of special needs department in an inclusive school। हालांकि मुझे ये भी सुनने को मिला कि तुम इतनी ड्रेन रही 7 साल, तो अब चिल करो, अपना घर है, घर बैठो, खाओ पियो, मज़े करो, ड्रामे देखो, एंजॉय करो और ये तो लाइफ, मतलब मजामी लाइफ आपकी, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप ये सब कुछ कर रही हैं। तो मैंने फिर उस वक्त ये सवाल किया था कि इफ़ नॉट मी देन हु, बिकॉज मैं तो उसी कश्ती में सवार हूँ जिसमें ऐसी बहुत सारी और माएँ सवार हैं, और मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। अगर मुझ जैसी बहुत सारी माएँ घर पे बैठ जाएंगी तो अपने बच्चों का कर करके कि बस मेरा बच्चा तो की तो मंजिल इंडिपेंडेंट हो गई, इसकी तो मंजिल मिल गई मुझे, ये तो अब कर रही है अपनी ज़िंदगी में, तो बाकी बच्चे जिनको चाहिए, जिनको कोई मशल पकड़ा हुआ चाहिए जिसके पीछे वो चल सकें। फिर मैंने सोचा कि मैं, हालांकि मेरे लिए अभी भी डिफ़िकल्ट है, अभी भी I can totally क्योंकि relate सिला with को it। जब ट्रीटमेंट हो गया तो हम स्कूल लेकर गए जब, तो फिर उसको उसके बाद पता चला कि उसको अभी भी ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, और एट द एज ऑफ 5 शी वाज डायग्नोज्ड विद एज़मा, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, जिसकी अपनी प्रिकॉशंस हैं, वो इनहेलर्स लेती है। उसके अलावा ज़रा सा भी अगर वेदर चेंज होता है या कोई एलर्जी होती है, एलर्जेंस हों, पॉलन्स हों, उसके लिए बड़े मुश्किल होते हैं वो महीने। और घर पे, मेरे लिए घर पे बैठना आसान है, लेकिन मैंने ये स्ट्रगल खुद इसलिए चूज़ की क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ इन बच्चों के लिए भी और इनकी माँओं के लिए भी। Okay, so what you're doing right now? There is a school in North Nazimabad Block J, which is an inclusive school. It used to be an integrated school जहाँ पर पहले एक बच्चे के साथ एक शैडो टीचर होती थी। Okay. 16 बच्चे हैं हमारे पास, तो 16 शैडो टीचर्स हैं, और मैं जाकर सिस्टम को देख के, लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी उस वक्त भी कि वहाँ के जो न्यूरोटिपिकल बच्चे थे उनमें एक्सेप्टेंस बहुत थी। राइट। वो बचपन से मतलब उनको देख रहे थे ना उन बच्चों को, तो ये नहीं था कि वो बच्चे, अगर कोई बच्चा है विद ऑटिज्म और उसको मेल्टडाउन आ रहा है तो वो पढ़ लट के देखेंगे
या वो उसको किसी खाने की चीज़ से उसको कोई इशू है, वो पिकी ईटर है या वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पर वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि बाकी बच्चे उसको बुली करें, तो बुली का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत है। लेकिन ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अडल्ट सुपरविजन 24/7 बच्चा यहाँ से निकल, मैं कहती थी यहाँ चले ठीक है ग्रेड 10 तक तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, देन व्हाट। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसमें ये बच्चे फ्री प्ले के अंदर, म्यूज़िक यूनिट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करें, जिसमें बाकी बच्चों के साथ विद द क्लास टीचर, विद द म्यूज़िक टीचर, विद द स्पोर्ट्स टीचर, विद द मॉड्यूल टीचर इंडिपेंडेंटली हो और वो इनको देख रहे हो लाइक अदर स्टूडेंट्स। तो बड़ा डिफरेंट मॉडल था और डिफ़िकल्ट मॉडल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, मैनेजमेंट ने साथ दिया, उनका ठीक है गो फॉर इट। और हमने आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को ऑफ शैडो करना शुरू कर दिया। हमने शैडो टीचर्स रिमूव किए, क्लास टीचर्स को ट्रेन किया, उनको बताया कि कैसे इन बच्चों को हैंडल करना है। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह 2:1 के रेशो पर आ चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ऑफ शैडो हैं, क्लास टीचर के साथ उनकी एक रैपो बिल्डिंग हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है और बाकी 24 स्टूडेंट्स के साथ वो उनको भी देख रही हैं उनकी स्पेशल नीड्स के साथ। ओके, विल यू बी कंफर्टेबल इन टेकिंग द नेम, क्योंकि जब आपने पूरी बात बताई ना तो आपने दारी का नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल, इट्स सिविलाइजेशन ड्यू टू द नहीं, इट्स सिविलाइजेशन। आप भूल गई। मैं भूल गई। फिर ठीक है। असल में मैं 2-3 दफ़ा जब पहले बातचीत हुई ना तो मुझे कहा गया खान का नाम भी नहीं लेना, स्कूल गए तो मैंने फिर नाम में नहीं, वी आर सो ओपन अबाउट इट, स्पेशली अगर कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज दैट्स द बेसिक मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। क्योंकि हमने इससे पहले जब बुलाया था तो वो उनका अपना बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर था और वो रास्ट की जो है वो वाइस प्रिंसिपल थी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा भी कह रही थी कि हमारी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में, नॉर्थ आज़माबाद में तो लोग मुस्तकिल पूछ रहे होते हैं। आप देखिएगा जब ये एपिसोड भी आएगा तो लोग नीचे ना इदारे का नाम बाकायदा पूछ रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम देखें, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये सदका जारिया है। हम इसमें जो भी बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपने कहा था ना वो किसी एक के लिए भी हेल्पफुल अगर हो जाती है तो वो मेरे आपके लिए, पूरी टीम के लिए वो सदका जारिया ही है, वो सब आपका वाइस ही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पॉसिबल है तो आप स्कूल के बारे में थोड़ा सा उसका नाम कुछ रफली कि वो कितना महंगा है, महंगा नहीं है, ताकि लोग अगर आना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें तो उनके लिए आसानी हो। अच्छा, इट्स सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल। मैंने 2012 नो इनफैक्ट 10 में यहाँ पर टीचिंग की थी और एज अ लैंग्वेज टीचर और साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रही होती थी और उसी वक्त मैं अपना MBA एजुकेशन मैनेजमेंट कर रही थी। तो ये वो स्कूल था जिन्होंने मुझे थीसिस करना अलाउ किया था, हालांकि बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि मेरे थीसिस का टॉपिक भी प्रिंसिपल के और टीचर्स की सिस्टम और स्टाइल के ऊपर था। तो उन्होंने मुझे बहुत रूम और लिबर्टी प्रोवाइड की थी, मेरे डायरेक्टर और प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस जो उस वक्त के थे, मिसेस मुनीरा दीवान, अली सईद। तो मैं बहुत मतलब जब मैंने यहाँ से छोड़ा था तो विद अ वेरी हैवी हार्ट और बहुत दुख में आके छोड़ा था क्योंकि आई वाज गेटिंग मैरिड। लेकिन ये कि मैंने बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारा। हर आपको एक होता है ना, फ्रीडम मिल रहा है आपने कि क्या करना है। तो उस वक्त भी मैं बड़ी खुश गई थी और आज से इतने 12 साल के बाद जब मैंने सोचा कि मैं दोबारा काम करूँगी तो तब भी मैंने सिविलाइजेशंस को ही चूज़ किया। वी कॉल इट अ हैप्पी प्लेस, जहाँ पर आप जाकर ना खुश रहते हैं, काम करने में मज़ा आता है, आपको फ्रीडम मिलता है काम करने का। इट्स अ बिग स्कूल। जब लोग देखते हैं, मैं अब डिफरेंट स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को या नाउ PDP के लोग हमें विजिट करते हैं कि ये तो कहते हैं, मैं पता ही नहीं है कि इस विसिनिटी में इतना बड़ा स्कूल है। इट्स अ बिग, इट हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, स्पेशियस क्लासरूम्स, फर्नीचर जो है वो सारा आपका जो है वो टेलर्ड है बच्चों की नीड्स के हिसाब से। और आप अगर जाके वॉशरूम्स भी देखेंगी ना तो कमोड भी और बेसिन्स भी, सबसे मुझे क्यूट चीज़ें ये लगी थी उनकी हाइट की चीज़ें। मतलब इट्स द प्रॉपर इंक्लूसिव सेटअप। बिल्कुल, कि आपने, और अभी हमने रिसेंटली मैंने उनसे कहा कि हम फिजिकल डिसेबिलिटी को भी हम चाहते हैं कि हम एंटरटेन करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बताओ क्या करना है, रैंप बनानी है, किधर बनाना है। हमने अभी OT रूम का उन्होंने मुझे बजट अप्रूव करके दिया। हम पूरा एक OT रूम विद सेंसरी सेटअप वो पूरा वहाँ रखेंगे। और मैंने जाते ही कि भाई हमारे पास रिमीडियल स्टाफ तो है लेकिन हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं है, रिक्रूट करो। और आपको पता है कि ये लोग कितने इनकी क्या वैल्यू एक्सपेंसिव है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम सैलरी का जो है वो स्केल हाई कर देंगे। तो हमने जाते ही OT को रिक्रूट किया, हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया। हमारे प्लान में इंशाल्लाह स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं अगस्त से, इंशाल्लाह एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, ये दोनों भी हमारे रिक्रूटमेंट प्लान में हैं।
ताकि हम चाहते हैं कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हाँ। करें ना, सिर्फ ये ना हो कि एकेडमिक्स हम जो बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हाँ। है, या बच्चा जो है वो कुछ ऐसी हैबिट्स बिहेवियरल हैं, इश्यूज हैं, बिहेवियर सेंसरी इश्यूज, इश्यूज हाँ हैं, उन पर उस भी काम सारों कर पर हम सकें। काम कर सकें, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। क्योंकि मैं पेरेंट्स को अक्सर ही समझा रही होती हूँ कि आप अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्लीज एकेडमिक्स को हाँ, ना रखें, हमारा बच्चा लाइफ स्किल्स को रखेंगे तो वो आपको लॉन्गर रन के अंदर जो है वो बिल्कुल फायदेमंद बिल्कुल। होगा। ओके, तरकीस मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल आपने पूरी एक स्ट्रगल बताई, जस्ट टू हैव माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये वो जगह है आई कैन रिलेट विद यू इन अ सेंस कि वी बोथ आर स्पेशल नीड्स मदर्स, मैं जी अक्सर ही बात, एंड वी बोथ आर स्पेशल मदर्स आल्सो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिकॉज मेरा जर्नी डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, सो अभी तक इफ आई आस्क यू रफली हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन हर ट्रीटमेंट? ओह गॉड, Did you ever, like, you know, मॉनेटरी reflect टर्म्स and में पूछ calculate? रही हैं हाँ, आप? माय monetary terms के अंदर। गॉड, for only for cancer it was roughly 70 to 75 lakhs. और बाकी चीज़ों में अगर हम देखें तो हमने बहुत एक्सटेंसिव थेरेपीज़ करवाई हैं, हमने बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स में पढ़ाया है। मैंने कभी उसको जॉट डाउन करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज़ सिर्फ हमने कैंसर के ट्रीटमेंट को किया था क्योंकि हमें कभी कोट करना होता था आगे और पेरेंट्स को जिनको हम हेल्प आउट कर रहे होते थे। और मॉनेटरी टर्म्स हमने बहुत स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल शदीद क्रंचेस आए हैं हमारे ऊपर। मगर मेरे साथ जो मेरा मेरा बेटर हाफ़ है, उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा है ना कि मैंने अगर वीएलसी में कराना है और इसका इतना एडमिशन फ़ीस है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। कहाँ से करेंगे, लोन लेंगे, कैसे करेंगे? मैं कर लूँगा। मंथली इतनी फ़ीस है, आप कर लेंगे, मैं कर लूँगा। कम्यूट कैसे करेगी, ड्राइवर रखना पड़ेगा, मैं कर लूँगा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ चाहे वो डाउन सिंड्रोम बच्चे के पेरेंट्स हो, कितने परसेंट पॉपुलेशन दे कैन अफोर्ड दिस ट्रीटमेंट? ओह! व्हिच ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट या फिर ओवरऑल डीएस? ओवरऑल में भी, या इवन अगर पर्टिकुलरली कैंसर की भी बात करें आप? Yes. 1% प्रोबेबली, इससे भी कम। मैं तो जो अपने साथ देखती थी, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके साथ सपोर्ट सिस्टम्स हैं ऐसे, क्योंकि केडीएसपी ने हमें फ़ंड किया था उस वक्त, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पर अगर आप अपील कर रहे थे तो आपको फंड्स मिल जाते थे। हेल्प करने वाले लोग भी हैं तारा। मैं कहती हूँ, मैंने अपना नज़रिया, मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ, मैंने अपना नज़रिया बदला, अल्लाह ताला ने मेरे लिए मंज़र बदल दिया। तो आपको अपना नज़रिया थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत होती है। मुझे एट टाइम्स ऐसा लगता है कि हम एज़ मदर्स या एज़ पेरेंट्स एक वो जो सेल्फ पिटी की चीज़ होती है उसमें भी आ जाते हैं कभी-कभी, और उसमें फिर हम हर चीज़ को ना एक नेगेटिव मास्क से देखना शुरू कर देते हैं कि इसने ये बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, ये यूँ कह रहा है तो इसका ये मतलब होगा। कभी-कभी आप इस चीज़ का मार्जिन दिया करें कि इंसान को पता नहीं है, उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या हो सकता है कि उसने किसी और वे में ये बात की हो, आपने उस वे में फ़ील कर लाशऊरी लिया। तौर पर, हाँ, और कभी-कभी वी आर हैविंग अ बैड डे ना, और वो कर भी रहा है कोई ऐसी बात, तो हमें जाके हिट कर जाती है। तो हम ये सारी चीज़ों को भी अकाउंट फॉर किया करें, और अपने आप को पॉजिटिव जितना रखेंगे ना, उतना हमारे लिए लेकिन अच्छा रहता है। ये ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, बट आई एम सॉरी, लेकिन जो थेरेपीज वाला पार्ट है उसके अंदर आई विल आल्सो से इट एंड एम्फसाइज इट कि हमारे पास गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई ऐसा कोई नहीं, मैकेनिज्म नहीं। नहीं है, नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लोग हेल्प आउट करते हैं, इदारे हैं जो फंड करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही बात है ना, उन इदारों तक कितने लोगों की रसाई है? बिल्कुल। ये तो हम और आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हमें शऊर है, हमारी पहुंच तक है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर देन अगेन एक हेजिटेशन भी आती है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का राइट है बेसिक एजुकेशन, बेसिक ट्रीटमेंट, उसका राइट है ना, मैं उसके लिए जाके बिल्कुल। किसी इदारे को क्यों एप्लीकेशन दूं कि भाई मेरे बच्चे को फंड करो, सही कह राइट? रही हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको भी बाहर भी ये बात बोली थी कि पुल के इस पार और उस पार थेरेपीज का इतना बहुत फर्क है। फ़र्क है। जब हम ये बात करते हैं तो हम डेफिनेटली लोगों को, इदारों को, जो लोग इस पार या उस पार रहते हैं, मैं खुद इस पार रहती हूँ, उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे माशरे में है। आप उसकी क्वालिटी ऑफ थेरेपीज चेक करें, सही कह रही हैं। चाहे पैसा बराबर हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ थेरेपीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे कभी बड़ा दुख होता है ये देखकर, जब मैं बाकी लोगों को देख रही होती हूँ समेत अपने, कि बेसिक ट्रीटमेंट मेरे बच्चे का राइट है, लेकिन उसमें भी है कि जिसके पास पैसा है, जो समहाउ मैनेज कर पा रहा है, जो समहाउ एसेट्स चाहे बेच के मैनेज कर रहा है, तो वो एक लंबे टाइम तक एक अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। दूसरी पार्टी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, डाउन सिंड्रोम के कितने सारे बच्चे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो घर पड़े हुए होते हैं, मतलब लिटरली उनको घर वालों ने ना छोड़ा हुआ होता है, बिल्कुल। वो
मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं खा लिया, कहीं बैठ गए, हाँ, बच्चे अल्लाह जो है वाले ना हैं, उनको झल्ले हैं, मंगोल हैं, मासूम हैं, इनसे दुआ करवाओ, इस तरह हाँ, की चीजें बिल्कुल और हैं। मोहल्ले के बच्चों ने उनको जो है ना वो बिल्कुल आगे लगाया हुआ है, बिल्कुल क्योंकि उनके साथ उनको आप कोई लाइफ स्किल नहीं सिखा रहे, उनको आप कहीं मसरूफ नहीं कर रहे। हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ही नहीं है। बहुत कम। एक है जिसका नाम आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, वो केवीटीसी की बात कर रहे हैं, वो एक है। और जो हमारे इतने सारे लाखों की तादाद के बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद के बच्चे सिर्फ कराची के हैं, जी बिल्कुल। कहाँ जाएँगे? वो भी फिर वो माइल्ड की लेते हैं। मेरे आपके बच्चे के तो चांसेस बन जाते हैं। हम सिला की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, तो दे आर हाई फंक्शनिंग ना। तो जी हमने बिल्कुल, लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि जो बच्चा मॉडरेट टू सीवियर साइड पे है, वो उसका क्या कहाँ है? जाएगा? बिल्कुल ऐसा है। उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है? बिल्कुल दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि कितना एक्सपेंस आपका अब तक लग गया? बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को राइटफुली सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल दे ऐसा दे है। डोंट नीड चैरिटी, बिल्कुल सही कह राइट? रही हैं। एंड देखिए इट्स वेरी हर्टफुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमने जब मैंने एसओपी को स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से हुँ, कोलैबोरेट किया, या जब हमने केडीएसपी से कोलैबोरेट किया, उसके बाद अभी रिसेंटली हमने नाउ पीडीपी की टीम को अपने हुँ। पास बुलाया था, और उन्होंने कहा कि हम मोस्टली एडल्ट्स को देख रहे होते हैं, एंड आई वाज़ आफ्टर देयर लाइफ कि मुझे कुछ पायलट प्रोग्राम ऐसा करके दें जो हमारे बच्चों के लिए हो। स्कूल में आकर आप वोकेशनल यानी क्या कर सकते हैं? मैंने कहा वी नीड टू सिट एंड देन वी हैव टू डू समथिंग जिसमें वो इतना महंगा भी ना हो, रीज़नेबल हो, इकोनॉमिकल हो, और हमारे बच्चे मतलब मेरे पेरेंट्स आके मुझसे पूछते हैं कि क्या इसके बाद क्या? फ़ोटे हाँ, आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अब क्या करेंगे? तो मैं फिर कहती हूँ कि अब हम आपको देंगे, एक बात देंगे। तो फिर मैं उनकी टीम को तो इनिशिएटिव लेने की हम जैसे आप जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, हाँ, अल्लाह सिविल ताला हमारा सोसाइटी फिर भी कर रही है। बिल्कुल। लेकिन वाक़ई गवर्नमेंट लेवल पर या जो है हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सबको इक्वल हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, वो नहीं है, उसकी कमी ज़रूर है। बिकॉज़ देखिए हाउ मेनी पीपल कैन एक्सेस टू आगा खान? बिल्कुल, बिल्कुल है। एक स्पेशलिस्ट की जो फीस है आजकल मेरे हाँ, ख्याल हाँ। में इट्स 4200 से यस 4200 6200 तक यस, चल रही है। यस। सो कितने लोग वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं? अगर बिल्कुल। आपने एक बच्चे का फ़ॉलो-अप लेना है हर 15 दिन का, तो आप कैसे आप ब्लड टेस्ट रिपीट कराने की बात जी। करेंगे, तो मैं एग्ज़ैक्टली उस वक़्त ये सोच रही थी कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। आप 3 महीने का आपका वो एक जो आप पैकेज कराती होंगी, वही आपको कोई 25-30 हज़ार, 40 हज़ार पड़ रहा है, जो एक बंदा महीने के 50 हज़ार कमा रहा है। तो वो तो फिर ऐसे बच्चे को अपने हाथ से जाने ही देता है ना, उसके पास तो कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होती कि वो किस तरह से अपने बच्चे को बचाए। पेरेंट्स की पहली इंस्टिंक्ट तो यही है कि वो अपने बच्चे को सेफगार्ड करें, उसकी बिल्कुल। सेहत के लिए काम करें। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली इसीलिए मैं हर पॉडकास्ट के अंदर जो इस बारे में होता है, मैं कहती हूँ कि हमें लाज़मी हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज़्म हो, स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई थेरेपी सेंटर्स ऐसे हों, सीआर्ट्स की तरह से हों, जो बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट हों, केडीएसपी की तरह से हों, जो फ्री ऑफ सब्सिडाइज़्ड हों, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली इस तरह से काम करें कि लोग अप्रोच कर सकें। Maybe it's a little painful question, but I would want to ask you, okay, what was the meanest thing somebody said about Salah or you? You're like कि ये मेरे दिल पे पंच लाइन रह गई यहाँ। ओह! अम, फर्स्ट साइकिल था सिला का कीवों का, हाँ, और अ मदर केम टू मी एंड शी वाज़ हैविंग अ चाइल्ड विद कैंसर एज़ वेल, और उन्होंने आके मुझे कहा कि आप मेरे पास आके बैठ गईं, और मतलब पहली साइकिल में तो अभी हमें समझ ही नहीं आ रही होती, चीज़ें ही क्या समझ रहे होते होगा? हैं हम, तो मेरे पास आके बैठी तो मुझे लगा मुझसे कोई बात करेंगी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे रिटार्ड है, दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द वर्ड शी यूज़्ड। तो मैंने कहा मैं इस वक़्त इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ कि है या नहीं है, मैं चुप रही। तो उन्होंने कहा कि ये बेचारी पहले ही ऐसी थी तो इंडस ले जाती ना, इतना महँगा इलाज करा रही हैं, उसको बचा लेती बड़ी बच्ची की शादी के लिए। एंड दिस वाज़ कमिंग फ्रॉम अ मदर हू Who herself is इज़ suffering. सफरिंग थ्रू द सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। तो वो But she बहुत had a neurotypical child. यस, द चाइल्ड वाज़ So नेगेटिव। again, sadly, the mindset was कि नॉर्मल बच्चा है तो इसको बचा लो, और हाँ, उनके स्पेशल हिसाब नीड्स से है तकलीफ-देह हो तो रहा है तो उसको उसको जाने या दो। तो जाने दो, या किसी हुँ, सस्ते से इदारे में जहाँ पर फ्री हुँ, ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीट, इतना महँगा इलाज इसका क्यों करा रही हो, बड़ी बच्ची के लिए बचा लो पैसे अपने। हुँ, तो वो बहुत मीन बात मुझे लगी थी। आई डिड नॉट एड्रेस काउंटर इट, इट। कोई काउंटर नहीं किया मैंने, कुछ नहीं बोला, आई स्टेड क्वाइट, मैंने कहा हाँ ठीक है। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला ने बड़ा सब्र दे दिया है, और बड़ी बड़ी से घटिया बात सुन के भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और उस वक़्त मैंने कहा कि अगर मैंने जो जवाब दिया वो और मीनेस्ट जवाब हो सकता है, हुँ, ये खुद एक सिचुएशन से गुज़र रही हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी। और uh, her son couldn't survive.
मुझे दुख था इसका कि मगर मैं अल्लाह ताला का इंसाफ देख रही थी कि हम क्यों नहीं सोचते बोलने से पहले, हम क्यों नहीं देखते कि हम जिससे जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहा है, वो किस थॉट पर। मैं उस वक्त तो मेरे लिए वो शायद पहली या दूसरी रात थी एक हॉस्पिटल के अंदर, अनजान जगह के अंदर। और अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते खामोश, तो नहीं बोलें, खामोश। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर मशवरा दें। एंड अगेन मैं अक्सर ये बात कहती हूँ बिकॉज सम हाउ आई कुड ऑल्सो सी के लोगों को ये लगता है कि जी अगर आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है तो आप, स्पेशली अगर 2 बच्चे हैं और एक न्यूरोटिपिकल है, तो लोगों को ये लगता है कि यार आप 100% एफर्ट्स है ना वो न्यूरोटिपिकल पे लगाएं एंड देन न्यूरो डाइवर्जेंट को जो है ना, जो ऊपर का है जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, बी इट योर टाइम और मनी, वो आप उन पर लगा दें बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेस्ट, राइट। सो जो आप एफर्ट्स और टाइम लगा रहे हैं उनको लगता है कि ये ज़ाया हो जाएगा। तो ये मे बी इट्स वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम लोगों को ये बता सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द केस। अगर आप बीइंग अ पेरेंट पूछते हैं, मैं कभी अपने मेरी सास उस दिन ये बात कर रही थी कि मेरा मियाँ कह रहा था कि मैं ना अम्मी को शुरू में बहुत, हम बचपन में पूछते थे कि आपको हम चारों कैसे इकट्ठे प्यार है ना, एक से कैसे प्यार है। तो मेरी सास ने उसको कहा कि चलो अब तो तुम्हें अंदाजा हो क्या होगा ना, बिकॉज नाउ वी ऑल्सो हैव द 2 चिल्ड्रन। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे तो नहीं हुआ। तो शी वाज लिटरली गिविंग मी अ लुक कि ये क्या बोल रही है। मैंने कहा नहीं, बिकॉज स्टिल आई फील कि मेरा प्यार दोनों बच्चों के लिए इक्वल नहीं है, अच्छा, naturally, because when I talk about Abdullah, because I don't believe on equality, I am somebody who believes on equity. मुझे लगता है कि एज पर नीड आपको देखना पड़ता है। मेरी मोहब्बत दोनों के लिए बराबर है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ माई सेल्फ, दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट अगर मुझे अब्दुल्ला की नीड्स का पता है तो मेरा बिहेवियर उसकी तरफ इट्स टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू सकीना, एंड इट मेक सेंस टू मी। आई डोंट फील एनी शेम लोग मुझे इस बात पे जज करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे पता है कि मैंने उन दोनों बच्चों में, इंसाफ ये नहीं कहता कि दोनों को बराबर रखो, इंसाफ ये कहता है कि दोनों को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रीट करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो शी इज एक्सप्रेसिव, तो आई कैन गिव हर दैट मार्जिन कि शी कैन बी विद समवन एल्स आल्सो, बट ही इज नॉट, तो आई कैन नॉट गिव हिम दैट मार्जिन कि वो किसी और के पास 2 घंटे बैठ जाए, बिकॉज आई नो कि वो 2 घंटे प्रोसेस ही नहीं कर सकेगा। तो यही मैं उनको कह रही थी, तो मेरी सास ने मुझे कहा कि नहीं वो अलग बात है लेकिन मोहब्बत बराबर ही होती है। खैर वो लाइटर नोट की बात लेकिन तायरा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम को पेरेंटिंग का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम उसको अक्सर मिस आउट कर देते हैं। हमने इक्वालिटी में ऐसे रखा हुआ था कि हमने जैसे बच्चा बांट लिया होता है ना, तो एक तुम्हारा एक मेरा। अब आपने इसका ख्याल रखना है, इसको देखना है, इसकी नीड्स मीट हो जाएं, जब तक छोटा वाला हमारा स्पेशल नीड्स रहे वो इस। यहाँ पर ऐसा है कि जब अब्बा ने अगर घर में बच्चे को, अभी जैसे अब बच्चे अब्बा के साथ हैं तो वो बेबी सिटिंग कर रहे हैं, नहीं वो बेबी से वो को पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो भी तो फादर हैं। हमने फादर्स के रोल को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं ना, अगर वो जरा सा भी कुछ कर फेवर, हाँ इट्स अ फेवर टू यू, हाँ कैसे भाई, बिल्कुल, उसका भी बच्चा है, मैं कैसे, मैं माँ हूँ और बाप है। अब हॉस्पिटल में अगर मैं दिन में हूँ और रात में उसके फादर हैं तो अल्लाह बेचारा, वो तो बेचारा दिन में नौकरी कर रहा है और रात में बच्चे के पास है, तो मैं भी बेचारी में दिन में घर का काम करी हुई, दूसरा बच्चा देख रही हूँ। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोसाइटी को ये भी एक मैसेज दें कि पेरेंट्स में दोनों इक्वल आते हैं। अगर वो बाहर काम करके आ रहे तो हम घर पे काम कर रहे हैं, बच्चे दोनों की बेबी सिटिंग नहीं है। अगर कभी कपड़े बदला दिए या कभी उनको खाना खिला दिया, कोई बहुत बड़ी फेवर नहीं है। 4 बर्तन धोते हुए भी देखेंगे ना, अगर हस्बैंड को तो मतलब इधर इर्द गिर्द कितना अच्छा, इतना सपोर्टिव है तुम्हारा हस्बैंड ना, कोई बात नहीं, सो कि उनका घर है, उनका घर है, ये तो बेसिक फील एट होम। जो दिल कर रहा है आप जाके करें, आई डोंट माइंड। खाना भी पका रहे हैं तो बेसिक स्किल है भाई, ये कोई ऐसा थोड़ी कि मर्द और औरत जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स हैं, आपने इसको क्यों ऐसे बना दिया, खाना तो बेसिक। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि देखें, आप नॉर्मल कपल की जब बात करते हैं ना, जिनके पास, जिनका नॉर्मल फ्रेम ऑफ लाइफ है, आई डोंट बिलीव ऑन नॉर्मल एंड नॉर्मल, लेकिन मेरा तो यूजुअल, हम जो अमूमन जो जिंदगी के तरीकेकार है, तो इट कुड बी डिफरेंट, बट इन आवर केस इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने अक्सर लोगों से ये भी सुना है कि जी अगर माँ बच्चे के साथ थेरेपी पे जा रही है तो लोगों को होता है कि यार ये तो पूरा दिन उसके साथ घूम कर आई है। मैं अभी अब्दुल्ला के साथ होती हूँ एंड आस्क मी, इट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग टू डू। आप एक थेरेपी सेंटर पे बाहर बैठे होते हैं, बच्चा अंदर चला गया, अब नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, मतलब मेरे पास तो करने को कुछ है नहीं, अब मैं वहाँ से दूसरे थेरेपी सेंटर उसको लेके गई, भागो भागो गाड़ी में बैठो, उसको चेंज कराने तो चेंज करो, दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए,
तो इट्स नॉट लाइक कि वी आर आउटसाइड एंड वी आर शॉपिंग और हम कोई बहुत ही रोज का ये कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे सिचुएशन के अंदर जिसमें मैं और आप हैं, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव, अगर नहीं है तो उसको होना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस तलखीस मैंने ये भी सुना कि शौहरों ने ही बीवियां इसलिए अबेंडन छोड़ कर दी, दिया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि ये इसका फॉल्ट है। इसका फॉल्ट है। तो ऑब्वियसली हमें उस लेवल की सपोर्ट चाहिए भी होती है, और मैं बहुत सारे कपल्स को ऐसा भी देखती हूँ जो आपस में बड़े सपोर्टिव होते हैं, बट अगेन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी जजमेंट्स और ये सारी चीज़ें उस रिलेशनशिप को जो है ना वो खराब कर बुरी तरह से असर कर रही होती हैं, जो नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड कि अगर आपके पास सपोर्टिव इन लॉज हैं। अगेन मैं अक्सर जब ये बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि जी शायद ना वो यहाँ तो बता ही नहीं कि नज़र लग जाएगी, पहली बात ये होती है। दूसरा ये होता है कि शायद ना बस अपना ही बता रहे हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब मैं अब इत्तेफाक से कल रात को मैं दिल में इतना शुक्र कर रही थी, मैं अपने ससुराल को देख के बहुत दफ़ा दिल में और अपनी आँख को देख के भी बड़े दिल से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आता है कि भाई बिकॉज़ अब्दुल्ला की स्ट्रगल के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ टिपिकल वाइफ एंड बहू, जो खाने भी पकाए, हँस-हँस के मिले, सब कुछ करे, बच्चे को भी बिल्कुल वो नहीं हो सकता ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मेरी सास इतनी अकोमोडेटिंग है, मतलब आजकल हमारे यहाँ ना सीज़न आया हुआ है चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का, बट शी नोज़ कि अब्दुल्ला को नहीं देनी, तो वो उसको इतना रैप करके रखेंगी फ्रीज़र के अंदर कि इसको दिखे नहीं। बाकी बच्चों से बोलेंगी कि जब वो नहीं होगा घर पे या सोने जाएगा तब खाना। हम अगर बैठे हुए, मैं थेरेपी से आके बैठी हूँ तो वो बोलेंगी भाभी को चाय दे दो, या मुझे बोलेंगी तुम जाके आराम कर लो। तो मैं दिल में इतना शुक्र करती हूँ, और मैं इसलिए भी लोगों को बताती हूँ कि अगर वो इस एज के अंदर फर्स्ट टाइम शी गॉट टू नो अबाउट ऑटिज्म व्हेन अब्दुल्ला वाज डायग्नोस्ड, कैन यू इमेजिन? बिल्कुल बट विद इन 2 and 2.5 years she educated herself and she's well aware about everything now, माशाल्लाह। and now she knows कि ये इसका सेंसरी इशू है, ये है। क्यों? आप किसी नई माशाल्लाह, जगह जा रहे हैं तो वो पूछेंगी इसकी थेरेपिस्ट का नाम क्या था, कैसे सेशंस हुए। तो आई फील दैट कनेक्टिविटी, तो मुझे ये लगता है कि एवरीबडी कैन डू दैट, एंड एवरी वुमन, एवरी मदर डिजर्व्स अ सपोर्टिव इन लॉज एंड हस्बैंड। आई मीन लाइक इसकी कोई ना वो नहीं है, तफरीक नहीं है कि इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं। सारी औरतें डिजर्व करती हैं भाई, एवरी मदर डिजर्व्स अ सपोर्टिव हस्बैंड एंड इन लॉज। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुश्किल होता है ना। अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट 2%। हाँ, मैं अक्सर जब ये बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं बाकी 98% माओं की स्ट्रगल को और अगर कोई अच्छा करना आपकी कोशिश भी करे ना तो इतना बैकलैश मिलता है, आप इतना उनको कर देते हैं ना कि यार नहीं ऐसे तुमने तो अपनी बहू को ऐसे रखा हुआ है, तुम्हारी बहू नहीं पकाती, ये इसको ये नहीं आता। हमारे कुक आती ना, फिर आधे लोग पूछते हैं कि किसने पकाया है, कुक ने पकाया है। नहीं, सास तो बहुत मजे की है ना, वो पकाती है ना मैं बताती हूँ कुक ने पकाया, मतलब वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। तो मतलब क्यों आपको क्या मसला है भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को। हालांकि मेरे फादर माशाल्लाह ही इज 90+, और वो जो सही टिपिकल द कन्वेंशनल थिंकिंग होती है ना कि नॉर्मल अब नॉर्मल वाली, वो बहुत टाइम तक मुझसे पूछती थी बेटे ठीक हो जाएगी। और मुझे लगता था कि अब बाबा को समझाना जो है ना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा, वो नहीं समझ सकेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शायद बेटियां प्यारी होती हैं माँ बाप को इतनी कि वो अब वक्त के साथ साथ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दिया है इसको क्या पसंद है, इसको अगर फोर्स करूँगा तो इरिटेट हो जाएगी, इसको स्पेस दूँ, उसको क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है तो स्ट्रॉबेरी मंगवा के दूँ, ऐसी चीज़ रखूँ कि वो आए तो मुझसे प्यार करे, मेरे पास बैठे। हालांकि मुझे पता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वो उनका जो सबकॉन्शियस है वो उन्हें कोई और ही सिग्नल्स दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरे बहन भाई ससुराल वाले सब माशाल्लाह एक पूरे, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो ना तो यू कैन डू वंडर्स। आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बट सैडली अगेन आई विल से कि वी आर जस्ट 2%। बिल्कुल, जिनके पास मेरे आपके जैसे फैमिली है दोनों तरफ पर ही, चाहे वो इन लॉज हो चाहे अपने पेरेंट्स हो, बिकॉज 98% औरतों को मैं देखती हूँ बी इट एनी क्लास, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हैं चाहे लोअर मिडिल क्लास हैं, they don't get this support, they don't get the support from the husband also। मैं अभी मरकज़े उम्मीद में गई थी, it was a session about autism, और वहाँ पर औरतें थीं जहाँ वो अपने बच्चे को खुद लाती हैं, खाती पिलाती खुद हैं, घर का खुद बनाती हैं, and most of them was working as a help के तौर पे काम कर रही हैं, स्टिचिंग का काम कर रही हैं, और उससे वो किराया करती हैं, क्योंकि मियाँ का ये है ना कि बस इस बच्चे पे क्या मेहनत करनी है, इसको तुम छोड़ दो। तो उन्हीं में मुझे एक वो डाउन सिंड्रोम की वालदा मिली थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी सास ने उसके बच्चे को देख के बोला था कि इसको देख के तो मुझे डर लग रहा है, और फिर वो उसको जब तीसरे दिन देख के गई तो उसके बाद वो उसको 1.25 महीने के बाद तक भी देखने नहीं आई थी। वो कहती थी इसको देख के मुझे डर लगता है, इस काबिल थोड़ी है कि मैं इसको उठाऊँ या प्यार करूँ।
तो अगेन 98% ख़वातीन या माएँ हमारी सोसाइटी में वो हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं मिलती, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब हम यहाँ बैठकर बात करते हैं, लाइक यू सेड, मुझे ना पिछले दिनों लोगों ने भी कहना शुरू किया कि भाई हर वक्त ऑटिज्म की बात करती रहती हैं, भाई सारा दिन जिंदगी में ऑटिज्म है तो क्या करें, सही निकलता है, नहीं निकल सकता, फिल्टर ही नहीं हो सकता। बट जब 1 से 2 लोग भी हमें ये कहते हैं ना कि यार आपकी वीडियो से मुझे ये हिम्मत मिली, मैंने ये किया, तो मुझे लगता है कि हमारी मेहनत वहाँ वसूल होगी। जो लोग ट्रिगर हो रहे हैं उनकी शायद अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, एंड दैट इज़ फाइन। हम सबका अपना अपना बैगेज होता है। लाइक मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ऑब्वियसली अब्दुल्ला के डायग्नोसिस से पहले भी, सिंस आई हैड दिस क्लिनिकल साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ब्लंट थी या मैं बहुत रूड थी, लेकिन जो एस्पेक्ट मैं लोगों की ज़िंदगी के नहीं समझ सकती थी, मैं अब अब्दुल्ला के बाद बेहतर समझ सकती हूँ। नॉट जस्ट ऑटिज्म, जनरली भी आप ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, ज़्यादा नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। अब मैं लोगों के बारे में जजमेंट पास करते हुए मेरे फिल्टर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि लोग ट्रिगर हो जाते हैं, एंड दैट इज़ फाइन। हमारा मोटिव ये है कि चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे ADHD हो, हम उनके बारे में इतनी बात करें कि वो लोगों के लिए मतलब बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो ना। आपने जैसे बात की, मुझे इंक्लूजन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पर बच्चे प्रिपेयर्ड हो। मैं और आप घंटों थेरेपीज कराते हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए कि 4 न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ कैसे खेलना है जी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो 4 न्यूरोटिपिकल बच्चों को सिखाना इज वेरी इजी वेरी, और मेरा बच्चा उन बच्चों से जल्दी सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जाके वो थेरेपिस्ट से या मुझसे सीखे, लेकिन जब वो बच्चों को करता देखता है तो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपकी सोसाइटी उनको बिल्कुल नेचुरली फ्लो आए ना। ये थोड़ी होता है कि जी आप डाउन सिंड्रोम बच्चा लेकर आ जाएं, सब उसको देखेंगे, फिर इसको बताएंगे हाँ इसको हम स्कूल में एडमिशन दे देंगे, और आप अपने आप को बड़े ही वो महान एक मैं मुझे याद है सिला की आर्ट क्लास थी और मैं पीछे से बैक विंडो से ऑब्जर्व कर रही थी। सिला आर्ट रूम के अंदर आई है और शी जरा पिटीट थी, शॉर्ट हाइटेड है, तो उसके बराबर में जो बच्ची थी, अब मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, एंड हैट्स ऑफ टू द पेरेंटिंग ऑफ दैट चाइल्ड। उसने बाकायदा ना चेयर स्टूल पुल किया सिला के लिए, और उसको अपना मतलब हेल्प के लिए हाथ दिया कि सिला बैठ जाओ यहाँ पे, और फिर उसको अब टीचर का आवाज़ लगाई कि सिला देखिए सिला आ गई है, उसका जो आर्ट पैड है वो मंगवाया, और वो थोड़ा सा लेट पहुँचे थे सिला के, अपने सुबह मॉर्निंग इशूज़ होते हैं, तो वो फिर उसको मंगवा के फिर सारी उसके साथ बैठी और उसको गाइड किया कि हम क्या कर रहे थे, तुम भी करना शुरू करें, एंड इट वाज सो सीमलेस एंड नेचुरल ताहिरा कि मैंने कहा बस दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी आई एम लुकिंग फॉर। हम बच्चों को मॉल्स भी लेके जाएं तो ऐसा ही हो, हम बच्चों को पार्क्स लेके जाएं तो ऐसा ही हो, रेस्टोरेंट्स लेके जाएं तो ऐसा ही हो। बच्चा कोई मेल्टडाउन दे, कोई टेंट्रम शो करे तो पलट के देखे नहीं, घूरे नहीं। आप क्या कर सकते हैं? सबसे काइंडेस्ट थिंग क्या होगी कि आप इग्नोर कर दें उस वक्त। बिल्कुल, आप जाके अम्मा से क्या हुआ, कोई डिस्कम्फर्ट शो ना करें, क्यों रो रहा है, क्यों, कैसी माँ है, चुप नहीं करा सकती इसको, 2 हाथ लगाए, 2 हाथ लगाए, तरबियत ही नहीं की हुई कोई इसकी, इसको अब आपको क्या पता कि आजकल तो नया ना हर वक्त फोन दे दिया होगा, स्क्रीन टाइम की वजह से कर रहा है ये बच्चा, तो वो स्ट्रगल्स ही आपको पता नहीं होती। तो आप, मैं अक्सर कहती हूँ नहीं अच्छा नहीं बोल सकते, आप खामोश रहें, डोंट से एनीथिंग, या आप अगर नहीं समझ आ रहा ना कि क्या करना है तो बस इग्नोर कर दें। अगर आपको नहीं पता सिचुएशन को कैसे, या तो वो उसको प्रोसेस कर लेंगे, हाँ, लेकिन या तो सीखें, नहीं सीख सकते, नहीं आपको लगता कि आपने इस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, तो फिर ठीक है, फिर स्टे बैक ना, आप छोड़ दें, आप उसमें जाकर ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वॉल्व हो या आप जाकर जजमेंट पास करें या कोई रिमार्क दें। तो ये सारी चीज़ें, हम जब ऐसी सोसाइटी हो जाएगी, हम KDSP कार्निवल में जाते हैं ना, तो वहाँ जाके हम कहती हैं मुझे ये सोसाइटी है, मुझे ये चाहिए ऐसी सोसाइटी हो, न्यूरोटिपिकल, न्यूरोडाइवर्स मिल के खेल रहे हैं, मिल के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा कि ये चल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, इसको हेयरिंग एड्स लगे हुए, वहाँ हर तरह की डिसेबिलिटी के लोग होते हैं। तो ये सोसाइटी हमारा जो है ना वो गोल है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम इसको। अच्छा, आपकी बड़ी बेटी का नाम क्या है? सुबह आदिल। ठीक है, तो हाँ माशाल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेम, दोनों बच्चों के बहुत खूबसूरत नाम है। आपने इस सारी स्ट्रगल के अंदर डू यू थिंक कि उसको कहीं इग्नोर किया या किस तरह से आपने उसको पार्ट ऑफ जर्नी बनाया? अच्छा, आई डिलीवर्ड सिला व्हेन सुबह वाज 2.5 इयर्स ओल्ड, और वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड थी क्योंकि ददियाल की पहली औलाद थी और बहुत टाइम के बाद आई थी। ननिहाल में भी काफ़ी गैप के बाद घर में कोई बच्चा आया था, तो वो इतनी उसको प्यार, मोहब्बत, ख्याल सब कुछ मिला, और चूंकि वो माइलस्टोन्स भी उसने जल्दी जल्दी अचीव बोलती भी थे, सबकी अटेंशन का वो बिल्कुल सेंटर थी ना। लेकिन जब सिला आई और उसके साथ उसकी अपनी स्ट्रगल्स और स्पेशल नीड्स आई तो हम परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे, पूरा अटेंशन शिफ्ट इधर आ जाएगा।
और अल्लाह का शुक्र है कि KDSP में हम इसको लेके गए। सिला की एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से निकलती हैं उन लोगों के लिए। सादिया उनका नाम था। उनसे मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इग्नोर हो रही है, हम उसको निगलेक्ट करें। तो उन्होंने कहा आप इसको बड़ा बना दें। मैंने कहा मैं समझी नहीं। कह रही मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको बताया इसको बड़ा बना दें। मैं कैसे बनाऊँ? कि नहीं आप इसकी थेरेपीज में से ना कोई भी छोटा सा चंक सिला सुबह से कहें वो करवाए, या कोई काम सिला का आप सुबह को असाइन कर देना। एंड आई लिटरली डिड दैट। मैंने उसको, आप यकीन करें 3.5-4 साल की उम्र में हम एक मैं भी पिछले दिनों ही देख रही थी, एक इंटरव्यू किया हमने, और उसमें सुबह को सिला के सारे थेरेपिस्ट के नाम पता थे। सुबह को पता था कि अब पुल टू सिट क्या होता है और उसको वेज क्या है। सिला सुबह का वेज, सुबह सिला का वेज लेके आना, बैलेंस बीम लेके आना, ये करवाना, तो वो आराम से उठा के चीज़ें उसकी ला रही होती थी। आज अभी हम उसको स्पीच की थेरेपी करवाएंगे। तो वो उस जर्नी के अंदर वो अब इतना हमारा नेचुरल पार्ट बन गई। और मुझे सिबलिंग राइवलरी, जब मैंने एजुकेशन कर रही थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो मैंने चिल्ड्रन साइकोलॉजी के अंदर कि इट इज़ वन ऑफ द मीनेस्ट एंड बिगेस्ट राइवलरीज इन द वर्ल्ड, जो सिबलिंग राइवल। तो मैं इतना डरती थी कि मैं ना दरवाजे में जो खेल रही थी तो मैं खिड़की से दरवाजे से झांकती थी कि अंदर ये लोग क्या करके, ऐसा तो नहीं है कि सुबह इसको वो जो मोहब्बत हमारे सामने दिखाती हो, ऐसा कभी नहीं हुआ दायरा। मैंने अभी तज़ीन को भी यही कह रही थी कि है तो माशाल्लाह 10 साल की, लेकिन मिलेंगे तो आपको 15 साल की लगेगी। वो इतनी समझदार हो चुकी है। और समझदार ऐसे नहीं कि हमने उससे उसका बचपन छीन लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अपना बचपन भी उसने जिया जैसे जीना चाहिए था, मगर उसके अंदर उसने अपनी बहन की ओनरशिप ली, और ऐसी ली कि अब वो सोसाइटी को चेंज करती है। कैसे करती है? हमने उसको इससे पहले जो स्कूल में एडमिट करवाया था, वहाँ पर एक बच्चा विद स्पेशल नीड्स था और उसको फिजिकल डिसेबिलिटी थी। और मैं ऐसी स्कूल में कोई इवेंट हुआ, मैं गई, तो इवेंट ख़त्म हो चुका था और मैं सुबह को ढूंढ रही हूँ किधर है, एंड आई फाउंड हर विद दैट गर्ल विद स्पेशल नीड्स। तो मैंने कहा सुबह चलो, ये गेटिंग लेट, और बच्ची उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैं सुबह के फेस देख रही हूँ, उसके एक्सप्रेशन देख रही हूँ कि वो चाह रही है कि वो आए, लेकिन वो हाथ छुड़ा नहीं रही अपना। और फिर उस बच्ची के साथ 2-3 पिक्चर्स ली, फिर मैंने जाके उसको काउंसिल किया। तो मैंने सुबह से कहा बेटा आप हाथ अच्छा, मेरी आदत है मैं अपनी बच्ची को क्लोजर देती हूँ, उससे कॉन्वर्सेशन करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो ओपन एंडेड चीज़ें उसके दिमाग में रहें, तो फिर किसी ना किसी कंक्लूजन पे हम आ जाएं। तो मैंने उससे कहा कि क्यों तुम ऐसे कर रही थी? तो कहती मामा वो मैं इससे रूड हो जाता ना, मैं उससे, वो वैसे ही सबके साथ ही बहुत काइंड है, और वो तो आपको पता है कि शी हैज़ सम स्पेशल नीड्स। तो मैंने कहा हाँ बेटा। तो कहने लगी मामा अगर आज मैं उस बच्ची के साथ ये करूँगी तो कल सिला के साथ कोई इस तरह का काइंड जेस्चर करेगा ना। सो हैप्पी कि हम ये रिपल इफेक्ट, ये सब चीज़ें हम समझ लें तो कितना अच्छा हो जाए। मैंने कहा हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया। आप मैं मामा वेट तो कर सकती थी ना? मैंने कहा यस मैं कर सकती थी, बिल्कुल वेट कर सकती थी। तो वो एक एम्पैथेटिक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो काइंड है बाय नेचर और जिसने सिला को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। कल मैं खाना बना रही थी, सिला थोड़ी सी अनवेल, खांसी वगैरह, तो मैं कह रही हूँ तुम्हारा टेस्ट है सुबह, व्हाट आर यू डूइंग? मामा वो मैं सिला के साथ बैठी हूँ। मैंने कहा क्यों? उसका ध्यान बता रही हूँ, उसको फीवर इतना है नहीं जितना वो फील कर रही है। तो मैंने कहा क्या करिए? मैंने कहा उसको बुक्स रीड करके सुना रही हूँ। मैं सो हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट। द वन थिंग व्हिच वर्क फॉर यू कि आपने उसको पार्ट ऑफ जर्नी बना लिया रादर देन कि उसको बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करें और इनको बिल्कुल अलग से। उसको पता ही ना हो डाउन सिंड्रोम। मैं उसको बताती थी, मुझे लोग कहते थे तुम इसको इमोशनल ट्रॉमा दे रही हो ये बता के बच्चे को तुम्हारे। मैंने कहा क्यों? मैंने उससे बताया कि योर सिस्टर इज हैविंग ब्लड कैंसर, उसका ये जर्नी है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको ट्रॉमेटाइज नहीं किया, लेकिन उसको अवेयर किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर बताया उसको कि बेटा अब इसका ये साइकिल है। कभी मैंने उसको फॉल्स होप्स नहीं दी कि बेटा वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। नहीं, उसको 6 दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है जल्दी है, आप दुआ करो। तो वो मैंने वो होप उसके अंदर रखी, फॉल्स होप नहीं दी। उससे हमेशा मैं अपने बच्चे से कभी भी, मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं अगर डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मैं बता के जाऊँगी, मैं पार्लर जा रही हूँ तो मैं नहीं कहती मैं सुई लगाने जा रही हूँ मैं पार्लर में बैठी हूँ। मैं उससे कम्युनिकेट करके जाती हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ मैं उसको बताती थी, सुबह मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मामा पापा साथ जा रहे हैं, ये हमारा मी टाइम है, हम इतने टाइम के बाद आ जाएंगे। रोती थी ऑब्वियसली, परेशान करती थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर से रियलाइज हो गया कि मामा जो है ना झूठ नहीं बोलती। एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप, वो कॉन्फिडेंस उसका जो डेवलप हुआ वो माशाल्लाह अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि और उसकी पर्सनैलिटी में रहती जिंदगी तक रिफ्लेक्ट करेगा। जहाँ जाती है लोग कहते हैं माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह। मैं कहती हूँ मैंने नहीं की, ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा है। उसने एक जगह चैलेंजेस दी, उसने दूसरी जगह ब्लेस कर दिया। अब आप जैसे सकीना का बता रही थी, तो अल्लाह ताला
हाँ, बैलेंस एक रखता है। बच्चा ऑटो पे लगा हुआ होता है। बिल्कुल। और मैं ये इस बात पे भी ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी कि मैं भी जब सकीना के लिए स्कूल देख रही थी, या जैसे आप सुबह की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपना एक बच्चा जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, उसको ऐसे इंक्लूसिव सेटअप में भेज रहे हैं, तो जो आपका न्यूरोटिपिकल बच्चा है उसको भी इंक्लूसिव सेटअप में भेजें, बिल्कुल ऐसे ही। ताकि वो जो एक्सेप्टेंस है वो आपके घर से ही आए। मैंने बहुत दफ़ा दिल्ली से ऐसे फैमिली वो भी देखा है, फैमिली यूनिट देखे हैं, जहाँ पर अगर एक बच्चा न्यूरोटिपिकल है तो उसको वो बिल्कुल डिफरेंट स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नहीं चाहते इसका ऐसे बच्चों में एक्सपोजर हो। ओह गॉड। और जो उनका अपना दूसरा बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है उसको वो अलग सेटअप में भेजना है। मैं जब सकीना के लिए देख रही थी, ऑल्दो शी इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन जब मैं देख रही थी तो मेरे ज़हन में ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि नहीं, आई वांट टू सेंड हर टू इंक्लूसिव सेटअप, ताकि वो अपने भाई के लिए उसकी एक्सेप्टेंस तभी से आएगी। बिल्कुल ऐसे। अगर वो ऐसे लोगों में बैठेगी तो वो फिर अब्दुल्ला को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कहने की बात होती है कि नहीं जी वो उसको कर लेगी, बाकियों को नहीं करेगी। नहीं, वो इंक्लूजन जो है वो आपके घर से ही चलता है। और अगर हर घर तरह में की नहीं है, हमारे पास कंडीशंस है ना तारा, हाँ हमने हर कंडीशन, अब मेरे बच्चे को सिर्फ डाउन सिंड्रोम के बारे में पता हो नहीं, हाँ, मैं और अब वो सिला को एक्सेप्ट कर ले, बाकी दुनिया में जैसा बिल्कुल भी रवैया हो, ये तो बिल्कुल। नहीं हो तो सकता हमारे है। घर में अगर और स्पेशल नीड्स के बच्चे हाँ, आते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेटा आज मैंने एक ऐसे बच्चे से डील किया जिसको ये कंडीशन थी, तो मेरी बच्ची को अब पता है उसको क्या ऑटिज्म क्या होता है, उसको पता है ADHD क्या होता है। हालांकि मुझे ये भी सुनने को मिला कि तुम इसको इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीजें क्यों बता रही हो। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने किस हद तक इन्फॉर्मेशन हाँ, उसको ट्रांसफर करनी है, जहाँ मुझे लगेगा कि इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, आई स्टॉप माई सेल्फ। मगर बेसिक वो कहीं देखे बच्चा इस तरह का और उसको पता ही ना हो कि उसने वहाँ पर हाँ। सिचुएशन में कैसे डील करना है, तो अब ये वो बिल्कुल सेज में ऐसा ही है ना कि दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम काले गोरे को भी पूरा मुड़कर देखते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ये बिल्कुल। बेसिक एटिकेट्स है ना, और ये बच्चों को वाकई ही आने चाहिए, लाइफ स्किल्स हैं और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तायरा, बहुत। हम उनको आजकल तो पता माशाल्लाह दे आर हाँ, वेरी स्मार्ट। हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि नहीं ये बात उसके लिए ऐसी हो जाएगी ऐसी हो जाएगी। वो बड़े रिजिलियंट होते हैं और बहुत अब बाज़ और ना अब तो अच्छी बात है कि इस तरह की कार्टून्स, मूवीज सब अवेलेबल हैं, जिससे आप बहुत अच्छे और लाइटर नोट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट उनको सिखा सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तलखीस, मुझे ये बताइएगा कि हमारा एक मोटिव स्ट्रेंथ्स पे भी बात करने का है। सो आई कुड सी कि सिला की वजह से आपकी तो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स जो है वो उभर के सामने आ गई, पता चल गया आपको, आपने उन पर काम भी किया। सिला की स्ट्रेंथ्स क्या है? हाय, सिला की कोई एक स्ट्रेंथ है? सिला की स्ट्रेंथ ये है कि शी नेवर गिव्स अप। अगर उसको पता है ना कि उसकी मामा उसके साथ खड़ी हैं, उसके बाबा, इवन इफ वी आर नॉट देयर, उसकी क्लास टीचर हैं उसके साथ, या कोई ऐसा जिस पर वो ट्रस्ट करती है, तो वो ट्राई करती रहेगी। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में भी जब वो थी सेकंड साइकिल में, शी वाज टेरिबली सिक, सब ने होप छोड़ दी थी, बहुत बहुत सारे इश्यूज थे उसके साथ सेकंड साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी में। और मेरी बहन ने मुझे कहा था कि तुमने होप छोड़ दी है ना, इसलिए उसने होप छोड़ दी है, वो तुमसे अपनी स्ट्रेंथ फेच करती है, तो तुम उसको कहो एक दफ़ा। तो आई स्टिल हैव दिस शॉर्ट क्लिप विद मी, जिसमें मैंने उसको कहा था कि सना यू कांट गिव अप, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू बाउंस बैक फॉर मामा। और द वे शी लुक्ड एट मी, और जिस तरह मॉनिटर के ऊपर उसकी सारी चीज़ों ने फ्लक्चुएट किया था, द नर्स केम रशिंग टू मी, आपने क्या बोला अभी इसको, इसका हार्ट रेट नॉर्मल हुआ है, आपने क्या बोला है? मैं कहती हूँ ड्रामा और फिल्मों की बातें लगती हैं। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ की बात कर रही थी। लेकिन नहीं, कीप टॉकिंग टू। और उसने दूसरी डॉक्टर को बुला लिया और वो दोनों खड़े होकर मुझे देखती नहीं कि आप बात करें इससे, आप बात करें। और मैं सब, एंड देन अ टीयर रोल डाउन हर आईज। और उस दिन से शी बाउंस्ड बैक। वो फिर बीमार नहीं हुई उस साइकिल के अंदर, और वो अपनी स्ट्रेंथ उसने शो की, हिम्मत नहीं छोड़ती, तकलीफ में मुस्कुराना उसकी, मतलब आप उसकी स्माइल देखेंगी ना, एवरीवन सेज कि ये है इसकी स्ट्रेंथ। वो दिल जीत लेती है, कितनी भी तकलीफ होगी ना, वो आप कैसे लगे स्माइल तो कर दो यार, और हैप्पी डांस कर दो बाबा के साथ, तो वो स्माइल करेगी। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि किसी और को तकलीफ में नहीं देखती। मुझे याद है नर्स एक आई, उसके पास को कह रही है मैं तुम्हें बहुत सुई लगाती हूँ ना, डेली ब्लड टेस्ट होता था, कभी कभी दिन में 3 दफ़ा भी होता था। तो उन्होंने कहा कि तुम भी मुझे सुई लगा दो। तो कहती है छोटी सी दी नहीं। तो उसने क्यों? कहती हई होगा। तो उस वक्त भी उसको अंदाजा था कि ये पेनफुल है, तो मैं किसी और को पेन नहीं दूँ, ऑल्दो वो मुझे पेन दे रहा है। तो मुस्कुराती रहती है मुश्किल में भी, जिन तकलीफ़ों से वो गुजरी है। मैं कहती हूँ कोई न्यूरोटिपिकल बच्चा, कोई अडल्ट भी उससे गुजरे तो शायद गिव अप कर दे। अब भी लिखती रहेगी, नहीं समझ आएगा, मम्मा मुझसे नहीं हो रहा था, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करती है। स्पीच में क्लैरिटी नहीं आती उसकी जब, तो मैं कहेंगी फिर बोलो, फिर कोशिश करो, ऑटो करेक्ट करती है ख़ुद को, तो गिव अप नहीं करती।
मुश्किल सिचुएशन के अंदर स्माइल करना उसको आता है, अपने माँ बाप को साथ लेके कैसे चलना है ये उसे आता है। मतलब हमारे घर में अगर कोई डिस्टर्बेंस भी होगी ना, तो बाबा ऐसे बात नहीं करे मामा से, मामा ऐसे नहीं बोले, मामा आप उधर चली जाए, आप उधर चली जाए। तो उससे पता है कि मीडिएटर, हाँ, कि घर की लड़ाइयों को भी कैसे सुधारना है, अपनी टोन पिच को कैसे लो रखना है, इस तरह बात नहीं करते, इस तरह नहीं बोलते, ये लफ्ज़ बोल दिया आपने तो मामा ये बैड वर्ड है। तो माशाल्लाह वो तो फुल पैकेज है स्ट्रेंथ का हर एंगल से माशाल्लाह। तलखीस, आपने कभी कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया? बीइंग अ केयर गिवर इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग टू डू, तो कभी कोई सपोर्ट ग्रुप आपको मिला है? कराची में होते हैं? बिल्कुल, बहुत हमारे KDSP के बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं। KDSP में जो मदर्स हैं उनके सपोर्ट ग्रुप्स हैं। मैंने तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के जो ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स वो भी ज्वाइन किए हैं। और इसके अलावा स्पेशल नीड्स पाकिस्तान ज्वाइन किया हुआ है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फेसबुक के ऊपर बड़ी मुझे हेल्प मिली है उससे। व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे हैं जो मैंने खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया था जिसमें पूरा सिला का जर्नी शेयर किया था ताकि लोगों को हेल्प मिलती रहे। तो बिल्कुल है ऐसे। इसके अलावा मैं वर्चुअल फैमिली कहती हूँ अपनी आस्था विलेज और बेबीज एंड बम्प्स को। सिला का पूरा जर्नी मैंने वहाँ शेयर किया था एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम देम इज़ इमेंस। उन्होंने ऐसे, आप यकीन करेंगे कि मुझे पता ही नहीं होता था, कभी मुझे सिला के लिए कोई पैकेज आ रहा होता था, कभी कोई गिफ्ट आ रहा होता था, कभी कोई हैंडक्राफ्ट आ रहा होता था, कभी फूड आ रहा होता था। इवन कि कोविड के दिनों में सिला को डायग्नोसिस तो खाना आ रहा है मेरे लिए कि आप दोनों को कोविड हो गया, कोरोना पॉजिटिव थे हम दोनों, तो आप दोनों के लिए खाना हमने भेजा है। मैंने उनको देखा नहीं कभी, उन लोगों से कभी मिली नहीं और मुझे इस तरह की सपोर्ट, अल्लाह का शुक्र है कि उन सपोर्ट आपको वर्चुअली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली। मैं जस्ट क्लियर कर दूं कि बेबीज एंड बम्प्स है वो फेसबुक ग्रुप है, आस्था विलेज फेसबुक ग्रुप है। अमरीन एंड तानिया बोथ आर द जेम ऑफ द पीपल। बहुत ही मतलब जेन्युइन खूबसूरत लोग हैं वो बहुत। और मैंने आपको जहाँ से जाना था वो क्वेश्चन अपडेट, हाँ, सबसे पहले मेरा इंटरेक्शन आपका वहाँ से हुआ था। आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। और अब मैं बहुत, जब मैं ये अपना स्कूल ज्वाइन करने लगी थी, यहाँ पर मोस्टली बच्चे जो हैं वो विद ऑटिज्म है, तो मैं फिर सारे आपके जितने भी थे ना छोटे छोटे शॉर्ट्स वो भी देखी और फिर डिटेल्ड वीडियोस भी देखी टू गेट हेल्प कि क्या क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सिर्फ अपने डायग्नोसिस पर ही रहेंगे तो जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में ऑब्वियसली पढ़ना देखना एक अलग चीज होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप सुबह सिला को, और आपके केस में तो मैं चाहूंगी कि अगर अपने हस्बैंड को भी कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? वी वुड वांट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से मेरा ख्याल है ये बात कभी मुझसे किसी ने नहीं कही, हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू हैव सेड। उन तीनों से सुबह से तो मैं ये कहूँगी कि मामा इज सो प्राउड ऑफ यू, और बीइंग द बेस्ट डॉटर, फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड and for being there for Sila। और आदिल से मैं ये कहूँगी कि I know I have a very nasty wife who whine a lot and complain a lot and who shout a lot, but मुझे इस दुनिया में अगर कोई झेल सकता था वो शायद सिर्फ आप ही थे। और you are the best husband on this planet, best father, और I'm nothing without you। और Sila is like my life, Talkhis minus Sila is 0। That's it। I love my family। और मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, इन तीनों लोगों की वजह से ही हूँ। कोई एक भी अल्लाह इन सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, ये ना हो तो शायद बहुत मुश्किल हो मेरा survive। And you yourself is very beautiful। That's your actual strength, जो आपकी फैमिली में भी रिफ्लेक्ट कर दी है। डेफिनेटली आई एम सो श्योर कि वो तीनों भी माशाल्लाह से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। जितनी बातें आपने उनके बारे में बताई है, जितना मैं उनको आपकी वजह से जान रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन सब के लिए। सो वो चारों का जो एक खूबसूरत सा पैकेज बनता है ना, तो वो तभी एक खूबसूरत फैमिली बनती है। थैंक यू सो मच तलखीस टाइम निकाल कर आने के लिए, बिकॉज आई कुड रिलेट फॉर दैट कि बीइंग अ स्पेशल नीड मदर, आपके लिए आना, एंड देन यू आर अ वर्किंग वूमेन ऑल्सो, सो
ये करेज इकट्ठी करना के सिला के साथ-साथ नहीं, मैंने अब काम करना है और लोगों को भी वेल अवेयर करना है, इट्स अ बिग थिंग। और उसमें से टाइम निकाल के हमारे पास आना और अपनी ज़िंदगी शेयर करना। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि हमारा जो स्टूडियो है, वो बहुत सारे मोमेंट्स देखता है। बिल्कुल। बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, मदर्स अचीवमेंट भी डिस्कस कर रही होती हैं। बहुत दफ़ा कोई एक रोना शुरू करता है, दूसरा भी रोना शुरू कर देता है, फिर वो रोते-रोते हँसना शुरू कर देते हैं। सही कह रही हैं। सो हमारा स्टूडियो जो है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल साइड देखता है, चाहे वो गेस्ट की हो, चाहे वो होस्ट की हो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम आप जैसी बहुत सारी माँओं को यहाँ बुलाते हैं। क्योंकि हमने जब बात शुरू की तो हमें नीचे लोगों ने कमेंट भी किया कि जी आप बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में, बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बात करें। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो माएँ हैं, जब हम उनकी कुर्बानी की बात करते हैं, हम तशक्कुर की बात करते हैं, हम इस चीज़ की बात करते हैं कि औलाद होना बहुत बड़ी नेमत है, बेशक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर आपके औलाद के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो इट कम्स विद अ डिफरेंट स्ट्रगल ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस स्ट्रगल की बात करें। जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम उस स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, हम उस कुर्बानी को, उस तकलीफ़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, हम उसको व्यूज़ के लिए नहीं आगे पेश कर रहे। हमारी पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ जो एक फ़ोकस है पूरी टीम का, वो ये है कि लोग उससे वेल अवेयर हो सकें, उसको जान सकें, उसको पहचान सकें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं ये बात करती हूँ कि मैंने ऑटिज़म पढ़ा था, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑटिज़म डायग्नोज़ किया था। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे, लेकिन जब मेरे बेटे को खुद डायग्नोज़ हुआ और मेरी वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई बीइंग अ मदर, तो टेबल के उस पार और इस पार बहुत मुख्तलिफ हालात हैं, बहुत मुख्तलिफ ज़िंदगी है। सो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं, तो उनको भी ये करेज मिलती है, उनको भी ये हौसला मिलता है कि वो उस चीज़ के बारे में बात कर सकें, और उनको ये भी हौसला मिलता है कि अगर हमारा बच्चा ये चीज़ अचीव कर सकता है, तो उनका भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ सुन के, उनको देखकर मुझे ज़िंदगी में बहुत हौसला मिला, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। इवन अगर आज मैं तलख़ीस को मिली, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत दफ़ा जब मैं इनसे पूछ रही थी और ये जवाब दे रही थी, तो मैं ज़हन में सोच रही थी कि अगर मैं इनकी जगह पर होती, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाती? और अगर मैं इनकी जगह पर होती, तो क्या मैं इतना ग्रेसफुली सर्वाइव कर पाती जिस तरह से इन्होंने किया? सो बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती हैं जो आपको रिलेटेबल लगती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं जिनसे आपको ये सीखने और समझने को मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत से ऐसे जुमले लोगों के कहे हुए हमारे दिल पर, दिमाग पर असर कर जाते हैं, हमारी ज़िंदगी पर असर छोड़ जाते हैं। बहुत से तकलीफ़देह जुमले अमूमन ज़्यादातर छोड़ जाते हैं। अच्छी बात आज की पॉडकास्ट की ये थी कि हमने बहुत से ऐसे लोगों को एप्रिशिएट किया, जिन्होंने इनके जर्नी में इनको मदद किया। सो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की स्पेशल कंडीशन है और आप चाहती हैं कि आप अपनी स्ट्रगल के बारे में आके बात करें, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कर सकती हैं, हमें मैसेज कर सकती हैं। आई विल बी ग्लैड टू होस्ट यू, मॉमकास्ट विल बी ग्लैड टू होस्ट यू, ताकि हम इस बारे में, आपकी स्ट्रगल के बारे में बात कर सकें। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से किसी एक माँ की भी थोड़ी सी भी मदद हो जाती है, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। मॉमकास्ट के इस एपिसोड को दीगर स्पेशली पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।